नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कंवल और सुबह का आगाज़ होगा अच्छी बात के साथ। तो आज की अच्छी बात यह है कि इंसान को अपना मूड अच्छा रखना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आपका मूड अच्छा होता है तो आपका जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप घर का काम कर रहे हो, चाहे आप बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजने की तैयारी में हो, तो सारी चीज़ें अच्छी गुजरती हैं। अगर आपका मूड अच्छा ना हो तो जो काम आप अच्छा कर भी रहे होते वो अच्छा नहीं रहता है। तो क्योंकि हम देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मूडी होते हैं, उनका मूड किसी भी छोटी सी बात से ख़राब हो जाता है और उनका फिर पूरा दिन जो भी वो काम कर रहे होते हैं वो अच्छा नहीं गुजरता है। तो कोशिश ये करें कि जब भी किसी काम का आगाज़ करें, आप चाहे कितना भी मसला हो, चाहे कोई भी बात हो, जब आप उस काम को करने का आगाज़ करें या अपनी रूटीन लाइफ में आए तो अपना मूड बेहतर बनाने की कोशिश करें। जो गुस्सा है, जो बातें हो गई हैं उसे भूल जाएं और अच्छे से अपने दिन का आगाज़ करें। जब इंसान अपना अच्छा मूड रखता है, चेहरे पर मुस्कुराहट होती है और परेशानियों को दूर भगा देता है, तो सारे काम ना सिर्फ अच्छे होते हैं बल्कि जो आपके साथ लोग होते हैं वो भी आपके साथ हैप्पी फील करते हैं और आपके साथ काम करने में एंजॉय करते हैं, पसंद करते हैं। तो अपना मूड अच्छा रखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए और अपनी ज़िंदगी में और दूसरों की ज़िंदगी में मुस्कुराहटें बिखेरने की कोशिश कीजिए। इसी बात के साथ क्योंकि आज मौसम बड़ा खुशगवार है, बड़ा ज़बरदस्त मौसम हुआ हुआ है लाहौर में, तो नज़र डालते हैं लाहौर और दीगर शहरों की क्या सूरत हाल है। सबसे पहले लाहौर का जिक्र किया तो जनाब रात से ही रिमझिम जो है का सिलसिला वो जारी है, रिमझिम हो रही है, बारिश हो रही है। मिनिमम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। लाहौर के बाद रुख करेंगे इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद में भी कुछ लाहौर जैसा ही मौसम है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, जबकि दर्जा हरारत कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इस्लामाबाद के बाद कराची की बात करते हैं तो कराची में सूरज निकला हुआ है और लेकिन सर्दी बरकरार है। 9 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत है, ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री तक जा सकता है। इसके बाद रुख करेंगे पेशावर का। तो पेशावर में सूरत हाल ये है कि कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि पेशावर में भी बारिश का कोई इम्कान नहीं है, सूरज निकला हुआ है। कोयटा की बात करते हैं तो कोयटा में भी खूब बारिश हुई है। रिमझिम का सिलसिला अभी भी जारी है और कहा यही जा रहा है कि इस 2 दिन में ये सिलसिला जारी रहेगा। -3 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत, ज़्यादा से ज़्यादा 6 डिग्री सेंटीग्रेड का इम्कान है। और कोयटा के बाद आज़ाद कश्मीर की बात करेंगे तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत भी 2 ही रहेगा। तो जनाब जो सूरज है वो वहाँ पर हुआ है, तो मौसम खासा अब चेंज होने जा रहा है क्योंकि अब बारिश हो रही है। सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हो गई है और आगे भी ये कहा जा रहा है कि कमी मज़ीद हो सकती है। अब ज़रा अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और आपको एक ऐसे बासलाहियत मेहमान से आज मिलवाएंगे लाहौर स्टूडियोज़ में, लेकिन जिनका ताल्लुक़ है कराची से और एक इलाका है सुल्तानाबाद जहाँ ये पैदा हुए और फिर इन्होंने अपने घर वालों के लिए, उसके अलावा हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ जिनको बदल डाला। वो कैसे? कंप्यूटर साइंस में ख़ुद तालीम हासिल की और उसके बाद एक्सट्रीम कॉमर्स के नाम से एक इदारा बनाया, जिस इदारे के तहत एक कैंपेन स्टार्ट की गई जो कि बहुत बड़ी कैंपेन आगे जाके बनी। $1 बिलियन पाकिस्तान का इस कैंपेन को नाम दिया गया। अब ये जानेंगे कि $1 बिलियन कैंपेन जो कि पाकिस्तान के लिए शुरू की गई ये है क्या और इसका मकसद क्या है, और जो इदारा बनाया गया एक्सट्रीम कॉमर्स वो किस लिए बनाया गया, वो क्या काम करता है और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए कैसे मुआविन है और मददगार है, इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान से मलेशिया का जो सफ़र है उस पर भी बात करेंगे। तो मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराते चलें। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सनी अली जो कि फाउंडर हैं एक्सट्रीम पाकिस्तान के, एक्सट्रीम कॉमर्स के और $1 बिलियन पाकिस्तान के। तो सबसे पहले तो सनी ये बताइएगा कि कैसे आइडिया आया? आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, इसी वजह से जो है ना वो आपने सोचा कि अब इसी में मुझे एक्सेल करना है। क्या प्लान था माइंड में जब एक्सट्रीम कॉमर्स बनाया? एक्सट्रीम कॉमर्स का असल मकसद ये था कि लोगों को रास्ता दिखाया जाए कि अमेज़ॉन पे कैसे बेचा जा सकता है सामान। सही। और पाकिस्तान में अमेज़ॉन या पेपैल के अकाउंट्स बन नहीं सकते,
तो 2017 में मैंने उसका सोल्यूशन निकाला था पाकिस्तान के लिए, और फिर मैंने लोगों को गाइड करना शुरू किया कि कैसे बना सकते हैं आप लोग अमेज़ॉन और पेपैल का अकाउंट, और कैसे बेच सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो सारा मकसद ये था कि पाकिस्तान से इंटरनेशनल मार्केट में आप सामान बेचें और करेंसी इंपोर्ट करके पाकिस्तान लेकर आइए। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, और फिर वो मेरी वीडियोस आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलर होनी शुरू हो गई, तो वो प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा हो गया वक्त के साथ। अच्छा सनी, मलेशिया में आपने पढ़ा है या आप ऑन जॉब थे वहाँ पर? मैंने पाकिस्तान से ग्रेजुएशन की अपनी, बहरिया कॉलेज से पढ़ा हूँ मैं, ठीक है, कराची से पढ़ा हूँ, और मलेशिया में मेरी एजुकेशन नहीं है, मैं वहाँ रहता हूँ, मलेशिया में रहता हूँ। ठीक है, तो आप जब पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, सोचा आपने कि $1 बिलियन पाकिस्तान एक कैंपेन स्टार्ट की जाए, क्या मकसद था उसका और ये किस तरह से काम करी है क्या ये मुहिम बेसिकली? 1.8 बिलियन US डॉलर का गोल है। ठीक है, ये गोल है जो हमने अचीव करना है। इस गोल को अचीव करने के लिए हम लोगों को इनेबल कर रहे हैं कि आप कैसे अमेज़ॉन के ऊपर सामान बेच सकते हैं, कैसे अमेज़ॉन की सर्विसेज बेच सकते हैं। इसमें लड़कियां हैं, लड़के हैं, यंग लड़के लड़कियां हैं जो इस वक्त सीख रहे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये नॉलेज गेन कर रहे हैं। 50,000 लोगों को इनेबल करना है कि वो $500 पर मंथ बना सकें, तो ये बनता है $350 मिलियन सालाना। 10,000 लोगों को इनेबल करना है कि वो $2,000 से $3,000 पर मंथ बेच सकें, जो एडवांस सेलर्स हैं, ये बनता है $300 मिलियन। तो ये रफली 600 से $700 मिलियन कैश इंपोर्ट बनता है पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान की सर्विस इंडस्ट्री में फ्रीलांसिंग के थ्रू अमेज़ॉन से रिलेटेड सर्विसेज बेच के ये पैसे पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम में आ सकते हैं। इसके अलावा $1.2 बिलियन वो एक डिफरेंट अमाउंट है, वो उन लोगों के लिए जो अमेज़ॉन पे सामान बेचते हैं, ख़ुद बिजनेस करते हैं, अपना स्टोर लगा के कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं। तो टोटल गोल है $1.8 बिलियन का। हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करनी है पाकिस्तान में, जिससे एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट होंगी और लोग अपने बिजनेसेस करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये जो ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, इसमें अब स्टार्टअप्स ले चुके हैं लोग, अब स्टोर जो बाकायदा तौर पर रजिस्टर हो चुके हैं, काम कर रहे हैं, या अभी ऑन ट्रेनिंग है जिनको आप बात कर रहे हैं? कुछ हज़ार लोग कर रहे हैं इस वक्त, और टोटल हमने अचीव किया है $350 मिलियन की इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी तक। ठीक है, तो अब आगे ये कह रहे हैं कि आप अभी कितने करंटली आप ये लोगों को ट्रेन कर रहे हैं फर्दर? कितने लोग आपसे? 50,000 लोग। 50,000 एक साथ एट अ मोमेंट ट्रेनिंग लेते हैं? किस तरह से ट्रेनिंग्स होती हैं आप? जी, बेसिकली हमारा एक प्लेटफॉर्म है, उसमें हैं कोई 60-70 हज़ार मेंबर्स ऑलरेडी हैं। ठीक है, और वो मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं, वो लर्न करते हैं कि बिज़नेस कैसे हो सकता है। उसमें से एक्टिव मेंबर्स होंगे जो इस वक्त लर्न कर रहे हैं, वो हैं 5 से 10 हज़ार मेंबर्स। ठीक है, जो लर्न कर रहे हैं, जो एक्टिवली लर्न कर रहे हैं, जो इंगेज हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे प्लेटफॉर्म के अंदर। और जो लोग अमेज़ॉन पे बेचना चाहते हैं, उनके पास कैपिटल नहीं होता, तो वो कैपिटल देने वाले हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। ठीक है, तो लोकल पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक मैंने उनको प्लेटफॉर्म में लाके इकट्ठा बिठा दिया है। सही। तो सनी, ये जो बात हम अभी कर रहे हैं, बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें एक्सपोजर अभी इस तरह से नहीं मिल रहा है या पता नहीं है, तो किस तरीके से जो है ना वो इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं? दफातर हैं आप लोगों के यहाँ पर पाकिस्तान में या सिर्फ कराची में? ये पाकिस्तान के 8 शहरों में है। ठीक है, और फिर इसके अलावा वो सारे फेसबुक और यूट्यूब को फॉलो करते हैं, वो एक्सट्रीम कॉमर्स सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं एक्सट्रीम कॉमर्स, फेसबुक पे आके हमारा एक ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से फिर पूरा प्रोसेस बना हुआ उनका फॉलो करने के लिए कि स्टेप 1 क्या होना चाहिए, स्टेप 2 क्या होना चाहिए। इसके अलावा वो 8 जितने भी शहर मेजर जितने भी हमारे सिटीज़ हैं, वहाँ लोकल ऑफिस में विजिट कर सकते हैं हर सैटरडे को। ठीक है, 12 से 9 बजे तक ओपन सेशंस होते हैं, तो लोग आते हैं, लर्न करते हैं। तो हमने ये सिस्टम बनाया हुआ है। तो इसके लिए कोई फी स्ट्रक्चर या वो भी होता है? आप लोग ट्रेडिंग फी चार्ज करते हैं या इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट? 90% लोग तो फ्री में ही लर्न करते हैं। उसकी वजह ये है कि जिन लोगों की इनकम 50,000 रुपये से कम है, जिसमें स्टूडेंट्स और लो अर्नर्स आ जाते हैं, उनको फ्री एजुकेशन मटेरियल और ट्रेनिंग पूरा प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया जाता है।
सही। तो इसमें कोई एज लिमिट टाइम है कि बाउंड हो कि इस एज से लेकर इस एज के लोग काम कर सकते हैं? जी ऐसा ही है। जो लोग यंग हैं उनके लिए स्ट्रेटजीज ये हैं कि आप लर्न करें, आप स्किल गेन करें। और जो लोग 40 प्लस के हैं या ओवरसीज मेंबर्स हैं उनके लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि आप लोग इन्वेस्ट करें, आप लोग लर्न मत करें बल्कि इन्वेस्ट करें। तो इन दोनों को पार्टनर बना दिया जाता है आपस में। तो यानी जो जॉबलेस लोग हैं उनके लिए भी एक ये बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है कि वो जो नौकरियां ढूंढ रहे हैं लोग, नौजवान खास तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि नौकरियां नहीं हैं मुल्क में। तो इस तरह के जब आप प्लेटफॉर्म्स करते हैं और इस तरह के प्रोग्राम जब हमारे लिए सामने दिखते हैं तो उनके लिए ना सिर्फ जॉब्स क्रिएट होती हैं बल्कि जॉब के साथ साथ ही अपना बिजनेस भी आप इसको कह सकते हैं अगर आप उसमें टाइम लगाएं और उसको अच्छी तरीके से एक्सेल करें। थैंक यू सो मच सनी फॉर कमिंग इन द शो। और आप जा सकते हैं एक्सट्रीम कॉमर्स के नाम से इसको सर्च करें, देखें और जानने की कोशिश करें कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो कोशिश की गई है इसीलिए है कि जो हमारे पाकिस्तान के नौजवान हैं, जो हमारा एक ऐसा तबका है जो कि मुश्किलात का शिकार है या जिसके पास नौकरियां नहीं हैं या जो अपना काम करने की मोटिवेशन रख सकते हैं लेकिन उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिलती, सो यू जस्ट गो देयर और फाइंड योर वे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब कुछ एक इंतहाई संजीदा मसला जो कि सेहत से मुताल्लिक है और जिसने पूरी दुनिया में इस वक्त हलचल मचा कर रखी हुई है। कोरोना वायरस की बात करेंगे चीन में, जिसमें अब हलाकतों की तादाद 106 तक पहुंच चुकी है और बेयकीनी की सी सूरत हाल है क्योंकि अभी तक ना कोई वैक्सीन बनाई जा सकी है, ना इसमें आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से हुई है कि ट्रीटमेंट क्या देना है। तो दुनिया भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। चीन की बात की जाए तो चीन का सफ़र करने से दीगर ममालिक ने रोक दिया है कि अभी ये वायरस जो है वो दीगर ममालिक में भी फैल सकता है। तो चीन में जो ख़तरनाक वायरस फैल रहा है क्या पाकिस्तान में भी आ सकता है और प्रिवेंशंस क्या होंगी, और फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्योंकि ट्रैवल करते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जो कोरोना वायरस है अभी तक क्योंकि इसका ट्रीटमेंट नहीं प्रॉपर तरीके से पता चल सका है, वैक्सीन नहीं बनी है, क्या प्रिवेंशन अभी इस वक्त पाकिस्तान ले सकता है यहाँ पर, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे लोग ट्रैवलर्स हैं जो कि चीन से पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान से चीन जाते हैं? जी, कोरोना वायरस जी एक वायरसेस का एक ख़ानदान है जिससे इसका ताल्लुक़ है। ये अभी हाल ही में दरियाफ्त हुआ है चाइना में, वुहान सिटी में, और ये जानवरों में पाया जाता है लेकिन अब ये जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो गया है और इंसानों में एक इंसान से दूसरे इंसान में भी ट्रांसफ़र हो रहा है। इससे जो बीमारी पैदा होती है जी वो बेसिकली नमूनिया टाइप सिम्टम्स होते हैं जिसमें कि खांसी ज़ुकाम से शुरू होता है, नज़ला, फिर सांस की तकलीफ़ होती है और फिर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाती है फेफड़ों की, जिसकी वजह से इंसान जो है वो शदीद बीमार हो जाता है और उसको बहुत ज़्यादा केयर। बिल्कुल। तो क्या डॉक्टर साहब इस हवाले से कोई प्रॉपर अलामात भी सामने आ सकी हैं? ये अभी तक कुछ भी प्रूवन नहीं है। बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके ज़रिए ये फैल सकता है, लेकिन अभी तक हम इसको रिसर्चर्स जो हैं वो इस बात की शनाख्त नहीं कर सके कि कोई मखसूस जानवर जो है वो उससे ये इंसान के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, हफ्ते की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी ये किसी शोबे में चीनी शहरी के मुल्तान नश्तर अस्पताल में दाखिल होने की जना वो अलामात की गई थी, जाहिर की गई थी। क्या पेशरफ्त हुई इस केस के हवाले से? जी, जो मुल्तान में एक चीनी शहरी को दाखिल किया गया उनमें भी जिस तरह मैं पहले कह रहा था इस तरह की अलामात थी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, लेकिन उनको क्यों हमने एडमिट किया, इसलिए कि एक तो वो चीनी बाशिंदे हैं, दूसरे वो रिसेंटली चीन से वापस आए हैं और उनमें ये अलामात थी। तो हमारा जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक ऐसे जो लोग हैं अगर उनकी शनाख्त हो जाए तो फिर उनको हमें अंडर ऑब्जर्वेशन निगहदाश्त में रखना पड़ता है।
तो वो हम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये साहब जो हैं निश्तर हॉस्पिटल में दाखिल अभी तक वो एक्चुअली बतदरीज उनकी सेहत बेहतर हो रही है। किसी किस्म का कोई इम्कान नहीं कि उनको कोरोना वायरस का मर्ज़ हो, और लेकिन हमने एहतियाती तदाबीर के तहत उनको अपनी ऑब्जर्वेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि दुनिया भर में इस वायरस के असरात फैल रहे हैं, क्या असरात एक तो हो सकते हैं और फिर क्या ये पाकिस्तान भी पहुंच सकता है? क्योंकि यही शुबा जाहिर किया जा रहा है कि ये दुनिया के ममालिक में फैल रहा है, पाकिस्तान क्योंकि करीब है और ट्रेड बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान का और चाइना का। जी, इसके ख़दशात तो बहुत ज़्यादा हैं और इसीलिए आलमी अदारा सेहत ने एक एमरजेंसी कमेटी का इजलास किया था 2-3 दिन पहले। गो कि उन्होंने अभी इसको बैनुल-अक़वामी एमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन चीन की हद तक एक कौमी एमरजेंसी तो डिक्लेयर्ड है ही। चूँकि अब दुनिया में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है और ख़ास तौर पे चीनी बाशिंदे तो दुनिया के हर मुल्क में पाए जाते हैं। अभी रिसेंटली चूँकि न्यू ईयर था उनका, तो न्यू ईयर के लिए बहुत से चीनी लोग जो हैं वो वापस चीन जाते हैं और फिर जब वो हफ्ते भर की जो तकरीबात हैं उससे फ़ारग जब होते हैं तो फिर वो वापस अपने मुल्कों के अंदर आते हैं। ठीक है। तो उस वक्त ये इस बात का बहुत इम्कान है कि वो अपने साथ ये वायरस जो है लेकर आएँ और दूसरे मुल्कों में फैलाएँ। ठीक है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आपको पता है कि चीनी रहते हैं, काम करते हैं, वर्कर्स हैं, उनमें से भी बहुत ज़्यादा काफ़ी लोग जो हैं वो गए हुए हैं इस वक्त चीन। उनकी भी जब वापसी होगी तो वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट वक्त होगा, अहम वक्त होगा कि जिस वक्त हमें बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर करने की ज़रूरत होगी। इस सिलसिले में जो हमारे पोर्ट ऑफ एंट्रीज़ हैं और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के जो एयरपोर्ट हैं उनमें हमने ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा रीइंफोर्समेंट की है अपनी स्क्रीनिंग करने के लिए। जो भी चीन या चीन से मुंसलिका जितनी भी फ़्लाइट्स पाकिस्तान आ रही हैं उनमें जितने भी मुसाफिर पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं उनको हम पाकिस्तान की सरज़मीन में कदम रखने से पहले उनकी एक दफ़ा स्क्रीनिंग कर लें और अगर उनमें कोई इस तरह की अलामात नज़र आएँ तो हम उनको आइसोलेट करके उनको अपनी निगहदाश्त में रखें उस वक़्त तक जब तक कि हमें उनको रखने की ज़रूरत है। तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि ये क्या पूरी दुनिया में फैल सकता है, तो यकीनन फैल सकता है। कोरोना वायरस से बचने के लिए कोई एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं कि अगर पाकिस्तान से चीन जाने वाले लोग हों या फिर चीन से पाकिस्तान आने वाले लोग हों तो उनके लिए क्या अहकाम जारी किए गए हैं अभी फौरी तौर पर? इसमें जी एक तो ये है कि अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो सफ़र नहीं करना चाहिए आजकल। अगर बहुत ही कोई क्रिटिकल वजह है तो आप अगर आप जाना ही चाहते हैं तो फिर आप बहुत सारी प्रिकॉशंस आपको करनी चाहिए। चीन में ये याद रहे कि ये सिर्फ वुहान सिटी में मरीज़ जो हैं कोरोना वायरस के वो सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं हैं, बीजिंग में भी पेशेंट्स मिले हैं। सही। चीन के मुख्तलिफ़ इलाकों में ये बीमारी अब आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि अगर पाकिस्तान से अब चीन जाने का इरादा रखते हैं तो उसे फ़िलहाल थोड़े अरसे के लिए अगर मुलतवी हो सकता है तो मुलतवी कर दें। ठीक है। अगर आप वहाँ चले ही गए तो फिर वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने बहुत तफसील के साथ अपने प्रोटोकॉल्स जारी किए हुए हैं, SOPs जारी किए हुए हैं कि लोगों को क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। वो इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं, तो उनके ऊपर आप कारबंद हों। जो लोग चाइना से पाकिस्तान वापस आ रहे हैं उनको फौरी तौर पे अगर आपको यानी एयरपोर्ट पे कोई रब्ता ना भी करे तो आप अपनी शनाख्त करवाएं, अपना थर्मोगन या थर्मो स्कैनर से गुज़रें और ताकि ये पता लग सके कि आपके अंदर कोई ऐसी अलामत तो नहीं है कि जिसके तहत आपको निगहदाश्त में रखना चाहिए। और अगर नहीं है तो और अगर आप अपने घर चले जाते हैं वापस आके, ठीक है, तो फिर बिल्कुल इस बात पे कड़ी नज़र रखें कि ज़रा भी अगर आपको कोई नज़ला ज़ुकाम, गला की खराश या खांसी जैसे या बुखार जैसे सिम्टम्स आएँ तो फौरी तौर पे
डॉक्टर से बिल्कुल बिल्कुल भी आपने निगलेक्ट नहीं करना सूरत हाल को, ताकि आप इससे बच सकें और गैर ज़रूरी ट्रैवल से इस वक्त परहेज़, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल ही इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं है, तो ट्रैवल करने से भी परहेज़ करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और अगले सेगमेंट में आपको ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। जनाब हम बात करेंगे कि स्किन पॉलिशिंग क्या है और स्किन पीलिंग क्या है और डिफरेंस क्या है और स्किन ब्लीचिंग क्या है। साथ में ज़रा इसको भी जो है ना वो इंडल्ज कर लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, और एजुकेट हम करना चाहते हैं ख़वातीन को। मना नहीं है कि आप कोई भी काम करें, हार सिंगार करें, बनाओ सवार आप ख़वातीन के लिए ही है, लेकिन विद एजुकेशन और विद नॉलेज करें ताकि आपको नुकसान ना हो। और यहाँ पर जो हमारे माहिर डॉक्टर्स होते हैं, यहाँ पर जो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो सिर्फ आपको यहाँ पर बैठ के कंसल्टेंसी दे रहे होते हैं, तो ये आपके लिए बड़ी प्रिविलेज है। तो मेहमानों का तारुफ कराते हैं आपसे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वेरी ओन डॉक्टर अली काज़मी साहब, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं, हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। साथ साथ रबिया रज़ा खान हमें ज्वाइन कर रही हैं, जिनका एस्थेटिक क्लिनिक है और जो साथ साथ कॉस्मेटोलॉजिस्ट है। और इसके अलावा इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें डॉक्टर अर्मिला ज्वाइन कर रही हैं, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर अर्मिला। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, ये जो स्किन पीलिंग है और स्किन पॉलिशिंग है वो क्या है? क्योंकि चले स्किन पॉलिशिंग तो हमें किसी हद तक पता है, लेकिन स्किन पीलिंग क्या होती है? ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, पॉलिशिंग एंड पीलिंग। ठीक है। जो पहले मैं बताना चाहूँगा कि पीलिंग क्या चीज़ होती है। पीलिंग ये चीज़ है कि स्किन की 3 तहें होती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ज़रा सुनना होगा। 3 तहें होती हैं, जो ऊपर की तह है एपिडर्मिस, उसकी फर्दर 5 तहें होती हैं। सही। अब मैं इतनी डिटेल्स में तो नहीं जाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा जो एपिडर्मिस की 5 तहें हैं, पीलिंग का इफेक्ट वहाँ पर होता है। पील क्या चीज़ होती है? पील होती है केमिकल्स होते हैं, एक एसिड्स होते हैं। यूजुअली एक होता है ग्लाइकोलिक एसिड या ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड, ये 2 एसिड्स हैं जिससे पील किया जाता है। पील किसको कहते हैं? ऊपर से छिलका उतारने को। आप आलू को छीलते हैं, सब्जियों को छीलते हैं, बिल्कुल ऊपर से एक जो लेयर उतारते हैं सब्जी के ऊपर से, हमने स्किन की एक डेड लेयर उतारनी है ऊपर से। मगर क्योंकि 5 लेयर्स हैं, अगर तो आप लाइट पील यूज़ करते हैं तो समझिए जो टॉप 5वीं लेयर की जो टॉप लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम, एक डेड सेल्स, डेड टिश्यू की लेयर, आप उसको उतारते हैं, उसकी हद तक तो ठीक है। ये सॉफ्ट पील्स होती हैं। सॉफ्ट पील्स कहते हैं कि जी ग्लाइकोलिक एसिड बिलफर्स्ट यूज़ करें तो 10% 15% करके सुपरफिशियली आपने पील किया, हल्का सा दे दिया। अब जो डीप पील्स होती हैं, यही ग्लाइकोलिक एसिड 70 से 80%, 70 to 80% आप यूज़ करते हैं, तो वो डीप पील करता है जाके, मतलब आप समझ लें जो एपिडर्मिस की सारी लेयर्स हैं उनको उड़ा देगा वहाँ पर से। ये डेंजरस चीज़ है ये, इसलिए पील करना इज़ अ वेरी ट्रिकी थिंग इन आवर स्किन। हम फॉल करते हैं टाइप 4 स्किन में, गंदमी रंगत वाले लोग। जो टाइप 2 और टाइप 3 या गोरे जो होते हैं वो और टाइप है, उनमें पील का प्रॉब्लम नहीं आता। हम लोगों में ये प्रॉब्लम आता है कि अगर डीप पील्स करेंगे तो वहाँ पर बजाय इफेक्ट अच्छा आने के, मरीज़ को क्या होगा, वहाँ पर के सेल्स, आखिरी जो लेयर पड़ी होती है स्किन की, जो भी वहाँ अगर वो छिड़ जाए उसमें पील की वजह से, एसिड्स की वजह से, तो वो जो मेलानोसाइट्स हैं जो पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे स्किन के अंदर गहरापन प्रोड्यूस करते हैं, वो छिड़ जाते हैं, जिससे बजाय वाइटनिंग के, बजाय सफाई होने के, गाढ़ापन आ जाता है चेहरे पे। पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन होती है, पिगमेंट ज़्यादा आ जाता है, निशान, दाग धब्बे बढ़ जाते हैं। इसलिए पील बहुत ध्यान से करना चाहिए, खुसूसन हम लोगों की स्किन में जो इस स्किन में फॉल करते हैं। सही। सॉफ्ट पील्स ठीक है, आप कर सकते हैं उसके ऊपर। डीप पील्स करनी है, अगर किसी का कोई बहुत डार्क पिगमेंटेशन है, मलज़्म है, कभी पील से कुछ चीज़ ख़त्म नहीं होगी। अच्छा, तो ये पील जो है वो बेसिकली है किस लिए? आपकी स्किन की सफाई के लिए है, या जिनको एक्ने प्रॉब्लम ज़्यादा हो वो करवाएं, नॉर्मल स्किन वाले करवाएं, या फिर गोरे होने के लिए जो है ना वो लोग करवाते हैं? बेसिकली जितनी भी पील्स हैं डिफरेंट एसिड्स हैं और हर एसिड का एक डिफरेंट रोल है। जिस तरह अगर हम ग्लाइकोलिक एसिड लेते हैं वो मेनली पिगमेंटेशन
पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन वगैरह इन चीज़ों के लिए होता है। जो एक्नी है उसके लिए हम स्पेसिफिकली ये यूज़ करते हैं, या तो अज़ालिक पील यूज़ करते हैं, सैलिसिलिक पील यूज़ करते हैं, और उनकी भी परसेंटेजेस होती हैं जिस तरह ये बता रहे हैं, उसकी परसेंटेज के हिसाब से वो डिपेंड करता है। वो ज़्यादा डाइल्यूटेड है तो वो लाइट पील, मीडियम पील में चला जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड है तो वो उसमें। लेकिन एक और बात, अगर आप लाइट पील भी यूज़ कर रहे हैं तो साथ सन एक्सपोजर से अपने आप को बचाएं। अगर आप उसके साथ प्रॉपर सन ब्लॉक वगैरह यूज़ करते हैं तो इट्स एक्चुअली वेरी गुड फॉर योर स्किन। पील्स एक्चुअली में आपकी स्किन काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डॉक्टर अर्मिला, ये जो स्किन पीलिंग का प्रोसेस है ये कितना लंबा होता है, कितने सेशंस होते हैं, या वन टाइम प्रोसेस होता है ये? देखिए जी, डिपेंड करता है कि आप पीलिंग किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। पीलिंग अगर तो आप एक्नी के लिए कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन के लिए कर रहे हैं तो उसका जो भी स्केड्यूल होगा वो डिफरेंट होगा। अगर आप पीलिंग इसलिए कर रहे हो कि बहुत सुपरफिशियल मेलास्मा है या सन डैमेज हुआ हुआ है, उसके सेशंस डिफरेंट होंगे। और अगर आप पीलिंग कर रहे हो स्किन को रिजुविनेट करके या कोलेजन बनाने के लिए कि ऊपर की स्किन उतर जाए और थोड़ी सी उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हम जनरेट करें आर्टिफिशियली ताकि कि वहाँ पर कोलेजन बने, तो इन तीनों केसेस के अंदर तीनों किस्म की जो इंडिकेशंस है इनमें डिफरेंट टाइप के पील्स यूज़ होंगे और डिफरेंट उसका स्केड्यूल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि पीलिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जी, पीलिंग एक बहुत आसान ट्रीटमेंट तो है, सुनने में बहुत आसान लगता है कि बस आपने एक सोल्यूशन लगाया और उतार दिया, उसमें कोई मशीन इन्वॉल्व नहीं है, कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम पीलिंग एक बहुत सेंसिटिव ट्रीटमेंट है जो आप अपनी स्किन को दे रहे हो। ऐसा ही है, सेंसिटिव भी है और इसके साथ आपने इसकी प्री केयर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले प्रिपेयर करें चेहरे को, और उसके बाद पोस्ट केयर बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब ट्रीटमेंट के बाद आपने क्या एहतियातें करनी है। और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट भी जो एप्लीकेटर है, जो इंसान इसको कर रहा है, जो भी एक्सपर्ट इसको कर रहा है, उसको नो हाउ होनी चाहिए कि आपकी स्किन कैसी है, कौन सी वाली पील आप इस्तेमाल कर रहे हो, कितनी डेप्थ में आप जा रहे हो, कितनी देर के लिए आपने लगानी है, उसको न्यूट्रलाइज करना है या नहीं करना। सही। तो अर्मिला, ये इस वक्त स्किन पीलिंग हो रही है, ये जो ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये जो हम देख रहे हैं वहाँ पे, ये स्किन पीलिंग हो रही है इस वक्त? नहीं, ये हम लोग पीलिंग तो एज सच नहीं करें, केमिकल पीलिंग हम नहीं करें। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि एसिड लगाया जाता है और स्किन को डिसॉल्व कर दिया जाता है ऊपर की लेयर को, हम लोग इस वक्त केमिकल पीलिंग नहीं कर रहे। लेकिन पीलिंग के मतलब स्किन को ऊपर से उतारने के, रफ स्किन को उतारने के, या स्किन की जो सफाई की ज़रूरत होती है उसके लिए और बहुत से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। क्योंकि हम लोगों की पाकिस्तान के जहाँ पे बाशिंदे हैं, इनकी स्किन टाइप 4 और 5 है, मतलब हम गंदमी स्किन वाले लोग हैं। जितने मर्जी भी हम थोड़े बहुत गोरे लग जाते हैं, लेकिन जब भी हम धूप में जाते हैं तो हमारी टैनिंग हो जाती है, मतलब हमारी स्किन फौरन से जो है ना धूप में जाते साथ डार्क हो जाती है। तो अगर हम इस तरह का कोई भी प्रोसीजर करेंगे जिसमें हम लोग स्किन की ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर को रिमूव कर देंगे तो उसके साथ हमें बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। पोस्ट केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं यूजुअली ये करती हूँ कि ऐसे ट्रीटमेंट्स ऑफर करती हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स इन्वॉल्व ना हो, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन के ऊपर की लेयर ज़्यादा ना उखड़े, क्योंकि फिर उसके बाद पोस्ट केयर जो है वो पेशेंट के लिए करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, अभी हमारे पास जो मौजूद हैं जो प्रोसीजर जिनके ऊपर हमने करना है, यंग लड़की हैं, इनके फेस के ऊपर हल्का सा आप देख रहे हो कि स्टेनिंग आई हुई है, थोड़ा सा मेलास्मा है, बहुत लाइट सी जिस तरह डेड लेयर आई हुई है और थोड़ी सी डर्टी लुकिंग स्किन है। तो इसके ऊपर हम लोग लाइट सी, बहुत एक लाइट सा जेंटल सा ट्रीटमेंट करेंगे जिसको आप समझ सकते हो कि इट्स अ वेरी वेरी माइल्ड पीलिंग का प्रोसीजर, बट इसमें केमिकल्स इन्वॉल्व नहीं है। और अगर इसमें जो भी सोल्यूशन यूज़ हो रहा है, फेशियल की तरह का ट्रीटमेंट है, इसमें जो सोल्यूशन यूज़ हो रहा है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2% से ज़्यादा जो है वो सैलिसिलिक एसिड हम अप्लाई नहीं करेंगे। और ये बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, इसमें बहुत पोस्ट केयर की ज़रूरत नहीं होती है। अभी हम क्लीन अप कर रहे हैं स्किन को, आप देखो हल्का फुल्का सा एक्नी भी हुआ हुआ है यहाँ पर, थोड़े थोड़े जिस तरह से दाने निकले हुए, तो एक यंग स्किन के ऊपर, यंग फीमेल्स के ऊपर ये बड़ा कॉमन है। यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स के साथ के पिंपल भी हो जाते हैं, स्किन की लेयर्स भी जम गई हैं, ठीक है, थोड़ा सा हल्की फुल्की सी स्टेनिंग भी आ रही है बिकॉज ऑफ सन डैमेज। तो ये हम लोग अभी जो कर रहे हैं, हम लोग इस वक्त हाइड्रा फेशियल का एक सिंपल ट्रीटमेंट करें ताकि उसमें एक्सफोलिएशन भी हो जाए। तो आप इसको स्किन प्रिपेयर करें, आपकी तरफ दोबारा आते हैं, फिर पूछेंगे कि क्या क्या प्रोसेस अभी इस वक्त हो रहे हैं। आप अपना काम करते रहें, इस बीच में आपसे भी पूछते रहेंगे कि अब कौन सा प्रोसेस हो रहा है और कहाँ तक पहुँचा है।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हम स्किन पीलिंग की बात कर रहे हैं, ये फुल बॉडी पे कराई जा सकती है या जो ना सिर्फ फेस पे होती है, और फिर कहाँ कहाँ हम करा सकते हैं? अच्छा, मैं एक ऐड पहले करना चाहूँगा इससे पहले कि जो पीलिंग होती है ये किसी डिज़ीज़ का एक ट्रीटमेंट नहीं होता, याद रखें। पील से आप क्या करते हैं, आप वहाँ पर से ऊपर स्किन, डेड सेल, डेड टिश्यू उतारते हैं, और फिर जो दवाई का इफेक्ट होता है असल वो चीज़ है। अगर आप समझें एक्ने के लिए कर रहे हैं या पिगमेंटेशन, ज़्यादातर पिगमेंटेशन के लिए, छाइयों के लिए, उसके लिए पील की जाती है। तो इससे अगर बॉडी के किसी भी हिस्से पे है, लोगों की बैक कमर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, पिगमेंट आ जाता है, या बॉडी के किसी भी एरिया, ज़्यादातर फेस पे की जाती है नेक नीटनेस के लिए, इसने कोई ट्रीट नहीं करना किसी चीज़ को, इसने आपके डेड सेल, डेड टिश्यू लेयर को हटा देना है। और उसके बाद जिस तरह अभी डॉक्टर अमला भी बता रही थी कि जो है ना हाइड्रा फेशियल, ये एक लेटेस्ट टाइप ऑफ एक सॉर्ट ऑफ ए पील है जिसके अंदर उसमें केमिकल्स भी डले हैं, जो ऊपर से केराटोलिटिक एजेंट एक किस्म का इस्तेमाल करते हैं, समझे, जहाँ रंदा फेरा स्किन के ऊपर, और साथ साथ आपने सकर मशीन के साथ उसकी सफाई करते गए। तो पील से ज़्यादा मैं वैसे कहूँगा ये ज़्यादा सेफ प्रोसीजर है ये वाला करना। और सिर्फ फौरी तौर पे पील से क्या होता है, अगर ज़्यादा हार्ड पील है, यूजुअली हम अपने पेशेंट्स में देखते हैं पील किया और एकदम रिएक्शन आता है फेस के ऊपर, हमें फ़ौरन पेशेंट्स को कहना पड़ता है कि भाई जाके 1 मिनट के बाद मुंह धो लें, पूरी स्किन रेड हो जाती है यूजुअली। अगर हम लाइट पील करेंगे उसका फ़ायदा नहीं है, हार्ड करेंगे रिएक्ट करती है पील। और पील ने किसी डिजीज़ को नहीं ख़त्म करना, याद रखें। पील ने सिर्फ ऊपर से डेड टिश्यू को, सेल्स को उतार के, तो उसके बाद जो दवाइयाँ आपने लगानी है असल वो काम होना है कि जिसके साथ जितना ये सेंसिटिव मामला है तो बेहतर ये है कि आप बचें उस चीज़ से, रादर देन कोई और ट्रीटमेंट, जैसे कि अभी अर्मिला भी कुछ करके दिखा रही हैं, और फिर दूसरे ट्रीटमेंट्स हैं वो आप ले सकते हैं। रबिया, जब हम स्किन पॉलिशिंग की बात करते हैं, सिमिलर रिजल्ट्स देती है या डिफरेंट होती है? और फिर स्किन पॉलिशिंग पर्टिकुलरली है क्या? ब्लीचिंग और पॉलिशिंग में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली अगर आप कॉस्मेटोलॉजी और एस्थेटिक्स के अगर बेसिस में जाएं, स्किन पॉलिशिंग बेसिकली होता है एक डीप क्लेंजिंग और एक्सफोलिएशन को पॉलिशिंग कहते हैं, कि आपकी डेड स्किन उतार रहे हैं, आपकी स्किन को रिफ्रेश कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं अंदर से। ब्लीचिंग एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। ब्लीचिंग बेसिकली आपके स्किन को ब्लीच कर रही है, वो आपकी स्किन को, आपके बालों को वो डाई कर रही है, एक मतलब इट्स ब्लीचिंग इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस, स्पेशली हमारे यहाँ पाकिस्तान में और इंडिया में। और ब्राउन पीपल दे हैव दिस क्रेज़ कि उन्हें गोरा होने का बहुत शौक होता है, जिसकी वजह से वो बहुत एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। अगर ब्लीचिंग में जाएं तो वो आजकल ब्लीचिंग वो भी यूज़ कर रहे हैं, क्रीम्स वगैरह, जिसकी वजह से उनके मुंह पे काफ़ी इश्यूज़ हो जाते हैं। आजकल स्टेरॉइड्स होते हैं उसके अंदर, और इतनी इस तरह की चीज़ें मिली होती हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर यू। पीलिंग इज़ वेरी मच बेटर देन एक्चुअली ब्लीचिंग। ब्लीचिंग यूजली यूज़ करते हैं ये लोग डिस्कलरेशन वगैरह अपने फेस की ख़त्म करने के लिए, स्किन लाइटनिंग के लिए। लेकिन अगर डिस्कलरेशन ख़त्म करनी है तो जिस तरह वो हाइड्रा फेशियल कर रहे हैं, हाइड्रा फेशियल इज़ एन अमेजिंग ट्रीटमेंट फॉर दिस। इसके साथ साथ वो भी हाइड्रा फेशियल के अंदर आपकी लिफ्टिंग भी हो जाती है। लेकिन ख़वातीन जो ब्लीचिंग करती है ना, ज़रा हाथ पाँव पे ज़रा ज़्यादा करती है, ये ब्लीच बनाया और लगाया 15 मिनट में जो ना वो गोरे हो गए, तो ये वाला जो चक्कर है वो अब हाइड्रा फेशियल तो आप सिर्फ मुँह पे कराएंगे, हाथों पाँव पे तो आप ब्लीचिंग करवा लेते हैं, पॉलिशिंग बिल्कुल डिफरेंट आप कह रही हैं कि ट्रीटमेंट है। हाँ, हाथों पैरों पे हम पील्स कर सकते हैं, हम लोग TCA पील्स कर सकते हैं, लाइट TCA पील्स, इतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में नहीं। वो अगर हम कोनियों पे और हाथों पे जो हमारे ब्राउन एरियाज़ होते हैं, डार्कर एरियाज़ होते हैं, ये एक्चुअली में लाइटन हो जाते हैं साथ साथ। लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि आपको स्किन को प्रिपेयर करना होता है, जिस तरह रेटिनॉल आपको पहले यूज़ करवाना होता है 2 हफ्ते, वो डिपेंडिंग ऑन द स्किन टाइप। और एग्जैक्टली जिस तरह वो बता रहे थे कि कभी कभार स्किन फ़ौरन रिएक्ट कर जाती है ट्रीटमेंट के फ़ौरन बाद, तो बेहतर होता है कि पहले पैच टेस्ट कर लें हमेशा स्किन के किसी एक एरिया पर। मैं यूजुअली यहाँ गर्दन पर करके चेक करती हूँ, हमेशा एक पैच टेस्ट कर लें कि अगर स्किन रिएक्ट करती है कि नहीं, फिर पता चलता है कि बंदा एग्जैक्टली। या मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो ब्लीच आप कह रहे हैं ना, ब्लीच में क्या चीज़ होती है, इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो जो मेजरली 2 चीज़ें होती हैं, अमोनिया एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये 2 चीज़ें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है ये आपके जब बालों को जिस तरह होता है ना, लेडीज़ कराती हैं जाके फेशियल सॉफ्ट एयर्स को, ये उसको ब्लीच करता है वहाँ पर जाके। और अमोनिया है वो उसको एनहांसर ऐसे डाला होता है जो कि रिएक्ट करता है, तो इसलिए ब्लीच हमेशा किसी को रिएक्ट भी कर सकती है। अगर ट्रीटमेंट्स के अंदर आए, ये कोई ट्रीटमेंट किसी बीमारी का नहीं है, ब्लीचिंग का या हाइड्रा फेशियल्स का या पीलिंग का, जैसे मैं पहले बता रहा था। हमें यह क्लियर करना चाहिए इस चीज़ को, ये एक डिजीज़ के लिए नहीं होता, ये आपने सिर्फ एक डेड सेल, डेड टिश्यू, डेड स्किन को आउट करना है। इट्स अ वेरी गुड थिंग, हाइड्रा फेशियल इज़ अ वेरी गुड थिंग। मगर उसके बाद असल बात है आपने
आपने हाइड्रा कर लिया एंड देन यू हैव टू गो फॉर गुड ट्रीटमेंट। असल बात है जो बाद में आपने मरीज़ को देनी है वो तो आपने समझे महीने बाद या 15-20 दिन बाद एक ट्रीटमेंट किया जिसने एक इफेक्ट अपना देना है और दोबारा नॉर्मलाइज चीज़ हो जानी है। असल जो बाद में आपने क्रीम्स देनी है तो यू हैव टू लुक फॉर द टाइप ऑफ स्किन ऑफ द पेशेंट एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपने देना है कि मैंने इस स्किन के ऊपर क्या देना है जो रिएक्ट ना करे। ठीक है। अच्छा अर्मिला, कहाँ तक पहुंचा है ट्रीटमेंट अभी इस वक्त, क्या हो रहा है आपके हाइड्रा फेशियल में? ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है क्योंकि इसमें कोई टाइम तो ऐसा सच नहीं होता कि आपने इसको 20 मिनट्स करना है या 10 मिनट्स करना है, डिपेंडिंग अपॉन द स्किन कंडीशन। क्योंकि ये बहुत माइल्ड ट्रीटमेंट होता है तो आप इसको थोड़ा सा अगर सक्शन लो रखें, मतलब उसकी प्रेशर को कम रखें, तो आप ज़्यादा देर भी इस ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। लेकिन इनकी स्किन पे ज़्यादा इशू नहीं है, थोड़े से ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं जो हमने काफ़ी हद तक सक्शन हो रही है, मतलब इसमें थोड़ा प्रेशर जनरेट होता है तो वो खुद से उसको मैकेनिकली रिमूव कर लेता है, सक्शन करके वहाँ से ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को सक आउट कर लेता है। एट द सेम टाइम जब सिरम्स फ्लो करते हैं स्किन के ऊपर से तो जितनी भी स्केलिंग है, जो एक्स्ट्रा स्किन ऊपर जमी हुई है, डेड लेयर जमी हुई है, स्केलिंग हुई हुई है खुश्की की वजह से, सर्दी की वजह से और सन डैमेज की वजह से, वो सारी भी साथ साथ रिमूव होती जा रही है। और बहुत अभी देखते देखते इनकी स्किन जो है माशाल्लाह बहुत क्लीन अप हो गई है। हल्की सी आप देख रहे होगे कि रेडनेस ज़रूर है, अगर आप देखें फोकस करें हल्की सी रेडनेस है, लेकिन ये रेडनेस पीलिंग वाली रेडनेस नहीं है जो कि आमतौर पर केमिकल्स लगाने की वजह से एकदम से स्किन पे रिएक्शन आता है और ऊपर की लेयर उतरती है और वो इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। ये जो रेडनेस आ रही है ये थोड़ी सी सक्शन या प्रेशर की वजह से, जो कि 15-20 मिनट्स में चली जाएगी। अब इस ट्रीटमेंट के बाद ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। हम इनकी स्किन को रेस्ट देंगे 5-10 मिनट्स। उसके बाद ये अपनी स्किन के ऊपर अगर और बेहतर करना चाहती हैं तो LED लाइट के साथ थोड़ा सा कोलेजन बूस्टर भी अपना कर सकती हैं, जो कि रेड लाइट और येलो लाइट। ठीक है अर्मिला, यहाँ पर ट्रीटमेंट आप कंटिन्यू रखिए, फिर वापस जानेंगे। हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। बैक इन द शो और बात हो रही है जनाब आज स्किन पीलिंग और पॉलिशिंग के हवाले से, तो साथ साथ एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी हम देख रहे हैं जो कि इस्लामाबाद स्टूडियो में हो रहा है, अर्मिला कर रही हैं। तो अर्मिला, कहाँ तक पहुंचा आपका ट्रीटमेंट हाइड्रा फेशियल? बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद सिर्फ हमने एक मास्क की एप्लीकेशन की है स्किन के ऊपर, जो कि एक रिजुविनेटिंग मास्क है, विटामिन C मास्क है, क्योंकि हर एक को पोस्ट ट्रीटमेंट को थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है। तो हम कोई ऐसी चीज़ ज़रूर अप्लाई करते हैं जो सूदिंग हो और एट द सेम टाइम क्योंकि स्किन की टॉप लेयर थोड़ी सी रिमूव हुई हुई होती है तो उसमें नरिशमेंट भी अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब हो जाती है। तो विटामिन C इज़ वेरी गुड फॉर द स्किन। तो अगर वो थोड़ा सा अप्लाई कर दिया जाए तो उसमें ग्लो बेहतर आ जाता है स्किन के अंदर और स्किन की रिपेयर और जो ग्लो है उसमें बेहतरी देखने में मिलती है। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, हम जो बात करते हैं कुछ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा डेड होती है जिसकी वजह से वो पॉलिशिंग कर रहे होते हैं, ट्रीटमेंट्स करा रहे होते हैं, लेकिन वो डेड स्किन ख़त्म नहीं होती है, उसका कोई इतना अच्छा इफेक्ट आता नहीं है। तो किस तरह से कराएं कि अपनी स्किन जो है वो ठीक रख सकें ख़वातीन और उसके इफेक्ट्स भी जो है ना वो जल्दी आए? वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आज तक जितने भी लोगों को रेकमेंड किया है कि उसकी तरफ ब्लीचिंग की तरफ मत जाएं, जो बेसिकली यहाँ पर पॉलिशिंग ब्लीचिंग एक ही चीज़ मानी जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने काफ़ी रेकमेंड किया लेकिन आप नहीं रोक सकते यहाँ पे लोगों को। लोग जाते हैं लगातार ब्लीचिंग की तरफ, तो मैं जो लोग जाते हैं जो पसंद करते हैं ब्लीचिंग को, उनको ये रेकमेंड करूँगी कि एक तो सूदिंग के लिए, क्योंकि हमेशा इरिटेशन और एक्नी हमेशा आपको निकलती है ब्लीचिंग के बाद, तो बेहतर है कि आप एक सूदिंग एजेंट जिस तरह ये एलोवेरा जेल है, ये अच्छी है सूदिंग के लिए। उसके बाद आप सन ब्लॉक यूज़ करें, ये दोनों चीज़ें करते रहें तो आपकी स्किन ठीक रहेगी कुछ हद तक। ठीक है। डेड स्किन और जो डल स्किन है उसको कैसे जो है ना वो रिकवर कर लो? हाँ, यहाँ मैं बताना चाहूँगा जो ब्लीचिंग एंड पॉलिशिंग है ये बहुत अच्छी होती है सॉफ्ट एयर्स के लिए। बच्चियों के चेहरों पे बाल आ जाते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ इसके लिए कोई लेज़र नहीं है, गलत किया जाता है अगर उसके ऊपर लेज़र किया जाए तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा है ब्लीचिंग एंड पॉलिशिंग किया जाए ताकि उसे रुआं जो है वो थोड़ा सा ज़रा उसका डार्किश नहीं रहता उसमें। बाकी जो अगर डेड स्किन के लिए तो
यही प्रोसीजर्स हैं। अगर डेड स्किन में मेरे ख्याल में बजाय हम केमिकल पील्स में, डीप पील्स में जाएं और वो रिएक्ट करती है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन आता है, तो जो हाइड्रा फेशियल है इट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट इज़ अभी फ़िलहाल इस चीज़ के अंदर, कि जिससे आपकी डेड स्किन, डेड सेल, डेड टिश्यू, डेड लेयर सारा आउट हो जाता है। इसने ट्रीट नहीं करना, मगर उसके बाद जिस तरह बाद में भी आप मास्क लगाते हैं या आपको विटामिन सी क्रीम देते हैं या और डिफरेंट हमारी क्रीम्स होती हैं जिस पर अप्लाई की जाती हैं, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। पिगमेंटेशन कम होगी, जो छाइयाँ हैं, फ्रैकल्स हैं, ये कम हो जाते हैं, लाइट होने शुरू हो जाते हैं। तो इट्स ए वेरी गुड थिंग। एक किस्म का समझ लें, लेडीज़ के लिए मैं चाहूँगा, जेंट्स भी कर सकते हैं कि एवरी मंथ आप आके अगर एक सिटिंग करा लेते हैं अपना हाइड्रा फेशियल का, तो एक किस्म का आपका सारा चेहरे पे से डर्ट उतर जाता है, आपकी स्किन रिफ्रेश हो जाती है, हाइड्रेट हो जाती है, और उसके बाद फिर जो आप दवाई लगाएंगे, क्रीम्स हम देंगे, उसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। सही। डॉक्टर उर्मिला, अब वैसे जो हम क्योंकि डल स्किन की बात कर रहे हैं, हम डेड स्किन की बात करें, तो नॉर्मली डेली रूटीन में ख़वातीन क्या कर सकती हैं कि जो इतने एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स नहीं ले सकती हैं, जो रोज़ाना या मंथली बेसिस पे नहीं जा सकती हैं ख़वातीन सैलून्स वगैरह में, क्लिनिक्स में, वो क्या कर सकती हैं अपने स्किन को केयर करने के लिए? देखिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आइटम्स की ज़रूरत नहीं होती है रूटीन केयर के लिए। अगर आप एक्सफोलिएशन की और स्किन पॉलिशिंग की या स्किन एक्सफोलिएशन की बात करते हैं, जिस तरह से अभी एक प्रोसीजर किया गया है, ये प्रोसीजर बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर नहीं है। जिस तरह आप रूटीन में पार्लर जाते हैं, जाके फेशियल करवाते हैं, आपको पता है जो पार्लर के आजकल रेट्स हैं, जिस तरह की वहाँ पर ट्रेंड्स चल रहे हैं, वो आपको चीज़ें ऑफ़र भी कर रहे होते हैं कि हमारी ये स्पेशल ऑफर्स हैं, बट स्टिल बहुत सस्ते ट्रीटमेंट्स वो भी नहीं होते। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेडिकल ग्रेड कोई भी ट्रीटमेंट लेते हो, जिस तरह से ये ट्रीटमेंट है, तो इसमें दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि आप सेफ ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हैं। और नंबर 3, जो भी चीज़ आपके ऊपर अप्लाई की जा रही है, वो आपका डॉक्टर उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रखता है। वो कोई आपको गलत चीज़ अप्लाई नहीं कर रहा, आपकी स्किन को पहले देख रहा है, एनालाइज कर रहा है। खुदा न खास्ता उसके ऊपर अगर दाने निकले हुए हैं या बहुत ज़्यादा स्किन इरिटेटेड है, तो हम उसी वक्त कहते हैं कि अभी ट्रीटमेंट नहीं होगा, पहले ट्रीटमेंट किस प्राइस रेंज में हो जाते हैं, बाद ये चीज़ करानी है। हाइड्रा फेशियल्स वगैरह, ये ट्रीटमेंट्स किस प्राइस रेंज में हो जाते हैं? ये प्राइस रेंज 4-5 हज़ार के अंदर अंदर हो जाता है, उससे कम में भी हो जाता है। और ये बार बार कराने वाले ट्रीटमेंट्स नहीं होते कि आप मेकअप की तरह इसको रोज़ तो नहीं इस्तेमाल करना, आपने इसको 6 हफ्ते बाद रिपीट करना है, 2 महीने के बाद रिपीट करना है। बहुत स्किन प्रॉब्लमेटिक हो तो हर महीने भी करवाना कभी कभी ज़रूरी होता है। लेकिन मेरे ख्याल में ये कोई अनअफोर्डेबल, जिस तरह से पार्लर के साथ अगर कंपेयर किया जाए, तो ऐसे ट्रीटमेंट्स नहीं हैं। और ये हाई ग्रेड अच्छे ट्रीटमेंट्स, अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं और अच्छे ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप घर पे करना चाहते हैं, प्रॉब्लम स्किन नहीं है, तो ओट मील के साथ थोड़ा सा जो ओट्स होते हैं उसके साथ लाइट से एक्सफोलिएशन कर सकते हो। इसके अलावा लोग जो घर में बनाते हैं चीज़ें, बेसन के साथ हल्की फुल्की सी एक्सफोलिएशन की जा सकती है। लेकिन ये चीज़ें बीइंग अ डॉक्टर हम लोग इसलिए प्रमोट नहीं करते कि लोग उसको बहुत अब्यूज़ करने लग जाते हैं, उसके अंदर लेमन ऐड करने लग जाते हैं, उसके अंदर ऑयल ऐड करने लग जाते हैं, और अगर स्किन के ऊपर कोई डिजीज़ होती है तो वो एग्रेवेट हो जाती है। अदरवाइज अगर इन ट्रीटमेंट्स को, बेसन को या ओट मील्स को आप बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ें नहीं हैं। ठीक है। अच्छा, हम ये जो बात करें डॉक्टर अली कि आप घर में भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, रूटीन में आप क्या करें कि आपकी स्किन ड्राई एंड डल ना रहे? देखिए, जो घर के टोटके होते हैं, मॉइस्चराइज करें प्रॉपर्ली। जी, जैसा घर के टोटके होते हैं, जैसा ये बेसन का भी उर्मिला ने जिक्र किया, या फिर उपटन होता है, ये सब एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं। एस्ट्रिंजेंट्स क्या होता है कि ये आपके चेहरे पे जो ऑयलीनेस वगैरह होती है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हल्की सी एक अच्छी टेंच दे देते हैं। तो दे आर गुड टोटकाज उस चीज़ के लिए। और बाकी मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा बताता हूँ, क्लिनजर। इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप खुद क्लिनज करें अपनी स्किन को। हर लड़की को हर चाहिए कि रात को अच्छा क्लिनजर लेके तो उसके साथ अपनी एक्सफोलिएट करें, डीप क्लिनजिंग करें घर में, बजाय हमारे पास आना है या पार्लर्स में जाना है। जो बेचारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए कि क्लिनजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि एक खुद बैठ के एक अगर आप अच्छी डीप क्लिनजिंग करेंगे तो आप तो खुद एक डेड सेल, डेड टिश्यू की लेयर को उतार रहे हैं, कि जिसके बाद आप हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट रात के टाइम मेरा मैसेज ये होगा, क्लिनज करके फेस को तो हाइड्रेट करें स्किन को। एलोवेरा जेल्स हैं या अच्छा मॉइस्चराइज़र या अमोलियन
इंग्रेडिएंट्स हैं, और ख़ासतौर पर आजकल के मौसम में तो बहुत ज़रूरी होता है। जितना हाइड्रेट करेंगे उससे ज़्यादा स्किन आपकी ज़रा एक रिफ़्रेश रहेगी। सुबह भी उठेंगे तो एक रिफ़्रेश स्किन के साथ आप उठेंगे। अदरवाइज़ अगर आपकी स्किन को अगर आप नहीं करेंगे तो आपने तो वही डेड सेल्स ऊपर आपके चलते रहे। यानी एलोवेरा जेल वगैरह आप लगा के उसको सो जाए या उसको क्या करें, रिमूव करना होता है या फिर? हाँ, उसको रिमूव करना होता है। एलोवेरा जेल को आप लगा के सो नहीं सकते हैं, वो भी थोड़ा सा ड्राइंग है ना, थोड़ा सा वो भी ड्राइंग है। और आई थिंक एक और चीज़ के बारे में हमें बात करनी चाहिए। आजकल जो प्रोडक्ट्स मार्केट में आए हुए हैं जिनमें 12% एसिड्स हैं और 30% एसिड्स हैं, ये लोग विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट कंसल्टेशन वो लोग घर में रेगुलरली इस तरह यूज़ कर रहे हैं। सिरम्स भी, क्लेंजर्स भी 5 प्रोडक्ट्स एक दिन में यूज़ कर रहे हैं। ये काफ़ी डेंजरस है स्किन के लिए। आई थिंक इसके बारे में थोड़ी सी बात करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम यकीनन क्योंकि स्किन से रिलेटेड इतने सारे इशूज़ हैं, सबसे कहते हैं लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, तो उसके साथ मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम उनको अंडरस्टैंड नहीं करते, बड़ा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। तो आपने अपनी स्किन का ख्याल रखना है, आप खूबसूरत लगें, अच्छी लगें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ साथ आपकी हेल्थ और आपका हर बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। अपने तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमला, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना ज़बरदस्त ट्रीटमेंट हमें करके दिखाया है। और जो ख़वातीन ये ट्रीटमेंट्स नहीं ले सकती हैं वो अपनी केयर घर में बैठ के भी कर सकती हैं, जैसे कि डॉक्टर्स ने बताया है। तो आप उसको देखें और फॉलो करें और अपनी सेहत का और अपनी स्किन का बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। हम आगे बढ़ेंगे शो में और बात करेंगे अब कुछ अपने अगले सेगमेंट की तरफ, लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। आज हम बात करेंगे टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग और फैशन डिज़ाइनिंग के ऊपर कि फैशन डिज़ाइनर्स क्या रिलाई कर रहे होते हैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स के ऊपर, या टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स जो है वो फैशन डिज़ाइनर्स की डिमांड पर डिज़ाइन कर रहे होते हैं। फिर अब जो क्योंकि नेक्स्ट विंटर्स ख़त्म होने जा रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता अब हम देख रहे हैं कि मौसम चेंज होने जा रहा है, तो फिर किस तरह के ट्रेंड्स आने वाले हैं और फिर क्या पहले से उसकी प्रिपरेशन होती है। फिर हम देख रहे होते हैं कि उनकी प्रिपरेशन में किस तरह के डिज़ाइंस फॉलो किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सीज़न। तो इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ कराते चलते हैं। तो हमें ज्वाइन कर रही हैं रक्षिंदा, जो कि फैशन डिज़ाइनर है। वेलकम टू द शो रक्षिंदा। साथ साथ मेरे साथ मौजूद है रमशा ज़करिया, जो कि टेक्सटाइल डिज़ाइनर है। वेलकम टू द शो रमशा। मेरी हम नाम है रमशा नाम है आपका, रिमशा नाम है? रमशा। बड़े लोग गलत नाम लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा, और बहुत दुख होता है बहुत दुख होता है। तो आज हम सांझे दुख वाले साथ मौजूद हैं रमशा, और इसके अलावा मेरे साथ अहमद मुर्तज़ा मौजूद हैं, वो भी टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं। उनसे ट्रेंड्स पर बात करेंगे कि किस तरह के ट्रेंड्स आने वाले हैं, और साथ साथ वहाँ बड़ी क्रिएटिव सी खातून इस वक्त स्टार्ट कर चुकी हैं अपना काम, जो कि नादिया नबील है, जो कि डिज़ाइनर है और वेरी क्रिएटिव है और बहुत सारी जो है ना वो मल्टीटास्किंग काम करती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इनके पास। तो हम जानेंगे कि क्या क्या कर रही हैं और इस वक्त अपना काम शुरू कर चुकी हैं। तो सबसे पहले नादिया, आप अभी क्या बना रही हैं? अभी मैं आपको डेमो दूंगी। मैं हैंड पेंटेड एक आपको एक पैनल के ऊपर बना के दिखाती हूँ। हाथ से बनाना है मुझे, इस पैनल को पेंट करूंगी मैं उसको। उससे जो कंप्लीट चीज़ें हैं वो मैं भी अभी आपको, अगर आप मुझे बताएंगी तो आपको कंप्लीट शर्ट्स दिखाऊंगी कि हाथ से बने हुए काम कितना ट्रेंड हो रहा है, लोग इस तरफ आ रहे हैं कि हाथ का पेंट हुआ वो ज़्यादा बहुत पसंद की जा रही है चीज़ें। तो ठीक है, आप कुछ पेंट करें, फिर हम थोड़ी देर में आपके पास आते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम ये दिखा भी रहे हैं, कुछ लाइव आपको यहाँ पर कपड़े दिखाएंगे भी। ये सारा जो काम अभी इस वक्त आप देख रहे हैं ये नादिया का काम है, और ये सारा हाथ से करती हैं, कपड़े डिज़ाइन करती हैं और कुशन्स बनाती हैं और उसके अलावा मग्स बनाती हैं, पता नहीं क्या क्या बनाती हैं। बड़ी क्रिएटिव खातून है, तो अपनी जो है क्रिएटिविटी इस वक्त उतारना शुरू हो गई है कैनवस पर, पेपर पर, व्हाटएवर, तो जो है ना वो तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन साथ साथ हम ज़रा यहाँ पर ये भी बात करेंगे कि जो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की हम खास तौर पे बात करते हैं ना अहमद, कि डिज़ाइनर्स अब ऑन डिमांड आप लोगों से डिज़ाइंस बनवाते हैं, या जो हम देख रहे होते हैं कि जो मार्केट में लॉन्स वगैरह आना शुरू हो जाती हैं, या रॉ कपड़ा भी जो होता है आम डिज़ाइनर नहीं, तो वो कैसे डिज़ाइन करते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है? कोई भी डिज़ाइन बनाने है उसके पीछे थॉट प्रोसेस होता है। आपने कोई भी, आपका पहले मार्केट होती है, आप किस मार्केट को टारगेट कर रहे हो, देन मार्केट के बाद आपने चेक करना होता है कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप किन फैब्रिक से काम कर रहे हो, आप किन प्रोसेसेस के ऊपर काम कर रहे हो, और जब वो चीज़ आप फाइनलाइज कर लेते हो, देन आप
उस पर चलते हो, डिज़ाइन प्रोसेस के ऊपर चलते हो, ठीक देन है। रिसर्च करोगे आप फर्दर जाके, आपके मूड बोर्ड्स होंगे, आप किस मूड्स पे काम कर रहे हो, आप किस वेदर को टारगेट कर रहे हो, आप किस सीज़न के लिए बना रहे हो, चाहे वो छोटा ब्रांड हो चाहे वो बड़ा ब्रांड हो, चाहे वो आप किसी लोकल मार्केट की बात करो या इंटरनेशनल, थॉट प्रोसेस या प्रोसीजर जो होता है वो सेम होता है सबका। कोई भी आप इंस्पिरेशन लेते हो उसके अकॉर्डिंगली आप डिज़ाइन बनाते हो। जैसे मैं कोई भी इंस्पिरेशन ले सकता हूँ, या पीछे ग्रास है या ट्रीज़ हैं, ये मैं इंस्पिरेशन ले लूँगा, मेरी शर्ट है, मैं स्काई को अपने इंस्पिरेशन लूँगा, दुपट्टे की इंस्पिरेशन है, वो आप किसी चीज़ को भी पिक करके ले सकते हो। ठीक है। देन आपने उसके ऊपर फर्दर रिसर्च करनी है, एक प्रोसीजर होगा, उसके थ्रू आप जाके फिर आप अपना गारमेंट बनाते हो। तो सबसे पहले क्या होता है रमशा कि आप ऑन पेपर उस चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, जैसे क्या जिशान ने सॉरी मुर्तज़ा ने कहा, सॉरी, तो क्या कहते हैं अहमद कह रहे हैं कि पहले आप उसको पेपर पे लेकर आते हो सारी चीज़ें अपनी इमेजिनेशन को, या जो है वो किस तरीके से काम हो रहा होता सबसे है? पहले तो उस पर सर्च करते हैं कि जो हम इमेजिन कर रहे हैं वो गूगल हमें या कोई एक इंटरनेट हमें क्या बताता है, ठीक है, क्योंकि एक वो चीज़ है जो पूरी दुनिया में हो सकता है वो मैं इमेजिन कर रही हूँ, आप भी इमेजिन कर रही हूँ, तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो उस चीज़ को ऑलरेडी पेपर पे उतार चुके होते हैं, तो हम पहले वो सर्च करते हैं, क्योंकि अक्सर हम बना लेते हैं और देन हम सर्च करते हैं, देन वो ऑलरेडी कोई बना चुका होता है Already, हाँ। सबसे पहले हमें ये सर्च करना है कि जो हम इमेजिन कर रहे हैं वो किसी और ने बनाया तो नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि उसका हम आप कहने रिसर्च बोर्ड्स बनाते हैं, उसके बाद हम पेपर पे उतारते हैं जो हमारी इमेजिनेशन है, क्या पता उसमें कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत हो, देन वो एक पेपर पे उतरता है, देन वो डिजिटली होता है, देन फैब्रिक पे जाता है। डिपेंड करता है, आप मॉडिफाई कर लेते हो, समटाइम उसको आप चेंज कर लेते हो, अपनी थॉट्स को चेंज कर लेते हो कि ये आ चुका है मार्केट में, आ चुकी है, जो आप सेम चीज़ नहीं बना सकते हो। अब ये भी पूछना ना कि कितनी तरह के प्रिंट्स होते हैं, डिजिटल है, इधर Flat कौन bed कौन सी है, जो है ना वो exactly। है प्रिंट्स है, क्या कहेंगे, कपड़े के ऊपर डिजाइन है, प्रिंटिंग होती है, डिजिटल प्रिंटिंग है, ब्लॉक प्रिंटिंग है, Block। स्क्रीन प्रिंटिंग है, डिपेंड करता है वही कि आप अब क्या ये पूछेंगे आपसे कि इनमें डिफरेंस क्या क्या होता है और किस तरह से जो है ना वो काम हो रहा होता है, क्योंकि डिज़ाइनर से तो हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि किस तरह से कट्स बनाते हैं, किस तरह से जो है ना वो आप कपड़ा डिज़ाइन करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो कपड़ा आता है मार्केट में ये किस तरह से बनता है और ये किस तरह से डिज़ाइन होता है, आज ज़रा फोकस उस पर भी रखेंगे रक्षिंदा। लेकिन बड़ी कभी होती है आप लोगों की जो है ना वो डिमांड्स होती हैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर से कि हमें इस तरह का कपड़ा डिज़ाइन करके दें, मुझे ये मोटिव्स चाहिए, मुझे इस तरह की एम्ब्रॉयडरी चाहिए। बिल्कुल ये डिमांड होती है टेक्सटाइल डिज़ाइनर वालों से भी, क्योंकि जैसे ही अब वेदर भी चेंज हो रहा है, स्प्रिंग सीज़न का जो वेदर है वो आ रहा है, इसमें हमें कलर कम्बिनेशन किस तरह के चाहिए, लाइक हम कूल कलर की तरफ जाते हैं, ब्लू की तरफ जाते हैं, सॉफ्ट ऑरेंज की तरफ जाते हैं, इस टाइप के कलर्स की तरफ जाते हैं, देन हम उन्हें कहते हैं कि हमें इस एम्ब्रॉयडरी चाहिए और किस पैनल पे हमें एम्ब्रॉयडरी चाहिए, वो फिर हम उनको ड्रॉ करके उनको सब समझाते हैं, देन वो हमें उसी पैनल पे वो हमें जो है वो स्टफ़ सारा तैयार करके देते हैं। तो ये आपकी अपनी इमेजिनेशन भी होती है, जस्ट लाइक हम फैशन डिज़ाइनर हैं, हमने भी एक सोचना होता है कि हमने किस किस्म का कपड़ा डिज़ाइन करके मार्केट में लेके आना है, किस किस्म का लोगों को प्रोवाइड करना है, तो देन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की तरफ जाते हैं, तो फिर हम उनसे भी यही डिमांड करते हैं कि हमें थोड़ा सा डिफरेंट कलर कम्बिनेशन ये चीज़ें चाहिए, देन वो इसकी तरफ हमें लेकर आते हैं। लोगों का कॉन्सेप्ट ये हो सकता है गलत भी हो, हम भी गलत हो सकते हैं, लेकिन होता ये सोचा ये जाता है कि जनाब डिज़ाइनर्स मार्केट में जाते हैं और देखते हैं कि उन्होंने जो डिज़ाइन सोचा हुआ है उसके अकॉर्डिंग कपड़ा चूज़ करते हैं और फिर उनके साथ चीज़ें लेते हैं और फिर उसको डिज़ाइन करवाते हैं, कट्स डिज़ाइन करते हैं। क्या ऐसा ही होता है या फिर एक पूरा जो है आप लोगों को ओवरऑल एफर्ट करनी पड़ती है कि नहीं जनाब मुझे बिल्कुल ही एक्सक्लूसिव चीज़ चाहिए और वही मुझे बनवानी है, या इसके थ्रू भी काम चल सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपकी जैसे बात है कि हम पहले सोचते हैं हमने इस तरह का फैब्रिक जो है वो लेना है, उसके ऊपर ये वाला कट जो है हमने ड्रॉ करना है, देन हम मार्केट विजिट करते हैं, सर्च करते हैं, पूरी रिसर्च करने के बाद हमारे आगे जो फैब्रिक आता है फिर उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि ये इसके ऊपर ये कट सूट करेगा या नहीं करेगा, देन हम उसको उस कट की तरफ जो है उस स्टफ़ को लेकर आते हैं। तो ये हमारी तमाम इमेजिनेशन होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अगर आप ऐसे ही मार्केट सर्च करते रहोगे तो आप तो सारा दिन मार्केटों में ही खप जाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि आपने सोचना है कि आपको वेदर के हिसाब से, आपको कलर के हिसाब से, आपको किस तरह का फैब्रिक चाहिए, आपको किस तरह का कट चाहिए, देन उसके अकॉर्डिंग जो है हम फिर विज़िट करते हैं, सर्च करते हैं और आपके ये जो कहते हैं ना टाइम की भी बचत हो जाती है काफ़ी हद तक, तो वो भी इसमें आ जाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं कि जो डिज़ाइनर्स हैं जब कपड़े बनवाते हैं और जिस तरह से कपड़ों की डिमांड्स होती हैं तो उनको फिर आप लोग कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, और या फिर एक और चीज़ ये कि जो कपड़ा और डिज़ाइन आपस में मैटर करता है या कोई भी डिज़ाइन किसी भी कपड़े के ऊपर आ सकता है? अच्छा, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा मैं बेसिकली टीच भी कर रही हूँ, ठीक है, डिफरेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ में अराउंड 4 to 5 ईयर से। तो एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट हम जब एजुकेशन ले रहे होते हैं
तो सबसे पहले लाइक फैशन और टेक्सटाइल आप कह लें एक जुड़ा हुआ है, ठीक है। टेक्सटाइल अच्छा नहीं होगा, बेशक उस पर आप जो भी कट लाइन ले आएँ वो इतनी अच्छी नहीं लगती। अगर मैं बहुत स्लीक और फ्लोई फैब्रिक पे बहुत स्ट्रेटिश बनाऊंगी वो अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह बहुत हार्ड फैब्रिक पे मैं फ्लोई ड्रेस बनाऊंगी, अच्छा नहीं लगेगा। तो हम सबसे पहले जब सर्च करते हैं देन उसके बाद हम स्केचिंग करते हैं, इलस्ट्रेशन बनाते हैं, ठीक है। वो हमारे माइंड में होता है कि किस तरह का हमें ड्रेस चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम फैब्रिक रिसर्च करते हैं, ऐसे कौन से फैब्रिक्स हैं जो इस तरह की लुक देते हैं, ठीक है। मतलब ग्रामेज होती है बेसिकली फैब्रिक्स की, ठीक है, कि अगर जितना कम ग्राम होगा वो उतना फ्लोई होगा, जितना ज़्यादा ग्रामेज होती जाएगी वो उतना हार्ड होता जाएगा। तो हम अपनी इलस्ट्रेशन को सामने रखते हुए अपने फैब्रिक्स देखते हैं कि कौन से फैब्रिक्स ठीक रहेंगे हमारे इलस्ट्रेशन के साथ। फिर वो हम मार्केट में जाके देखते हैं कि क्या जो हमारी डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली हमें प्रिंट या फैब्रिक मिलता है या नहीं। इन केस नहीं मिलता देन हम टेक्सटाइल डिज़ाइनर से रब्ता करते हैं कि ठीक है हमें ऐसा प्रिंट या ऐसा फैब्रिक चाहिए, ठीक है, मिल से, कि हम फिर वहाँ से लेते हैं। इन केस हमें नहीं मिलता, सबसे पहले हम मार्केट में वो फैब्रिक सर्च करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो डिज़ाइन मैटर करता है, यानी फैब्रिक क्वालिटी बहुत ज़्यादा। लाइक आप लोग भी जाते होंगे, जो हम लोग डिज़ाइन शिफॉन फैब्रिक के लिए बनाते हैं वो हम सिल्क के लिए नहीं बनाएंगे, जो हम वाइल्ड दुपट्टों के लिए बनाएंगे वो हम लोग किसी और फैब्रिक के लिए बनाएंगे। एक डिज़ाइन केमिस्ट्री होती है, आपने उसको फिलोसफी को समझना होता है कि शिफॉन क्या फैब्रिक है, उसके ऊपर मुझे किस किस्म का डिज़ाइन बनाना है जो उसके ऊपर रिच लगे, अच्छा लगे। डिज़ाइन बनाना इज़ समथिंग डिफरेंट, लेकिन उसका जो रिजल्ट है हमने उसको भी फोकस करना होता है। तो फैब्रिक बहुत मैटर करता है। फिर डिपेंड करता है, आप जैसे रिटेल्स ब्रांड है वो पहले से ही अपना जो फैब्रिकेशन होती है की होती है उन्होंने, कि हमें नेक्स्ट ईयर हम लोगों ने कौन कौन से फैब्रिक लॉन्च करने हैं या उनकी प्लानिंग होती है। इसी तरह डिपेंड करता है आप कितनी एक्सक्लूसिव कलेक्शन निकाल रहे हो, आप किसी रिटेल ब्रांड के साथ हो, आप डिपेंड करते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन योर ब्रांड। सही। अच्छा, ये भी होता है कि जब हम टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट आता है या बात करते हैं तो जनाब आता है कि बड़ी बड़ी जो है ना वो जब तक कंपनीज में नहीं जाएगा या फैक्ट्रीज में नहीं जाएगा कपड़ा तो जनाब प्रिंट नहीं हो सकता, या प्रिंट होगा जो थान के थान ही प्रिंट होके आएंगे। तो क्या छोटे पैमाने पे भी हो सकता है, क्योंकि जो हमारे बहुत सारे डिज़ाइनर्स ऐसे हैं जो कि होम बेस काम कर रहे हैं, तो छोटी ही चीज़ें जो है ना वो प्रिंट कराना चाहते हैं, कम प्रिंट कराना चाहते हैं, हो सकता है काम? हो सकता है। एक्सपेंसिव हो जाता है, ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, ज़्यादा नहीं, कॉस्ट मैटर करती है। क्योंकि जब आप पूरा थान कराते हो ऑब्वियसली 100, 200, 300 का फर्क पर यार्ड में पड़ जाता है। आपको चॉइसेस भी आ गई ना, आप ब्लॉक प्रिंटिंग पे जा रहे हो, आप कार्व करवाते हो ब्लॉक्स और उसके थ्रू ब्लॉक प्रिंटिंग कर, आप डिपेंड होता है आप किस मीडियम के थ्रू आप चाह रहे हो अपना काम करना। ब्लॉक प्रिंटिंग का जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा दोबारा बहुत ज़्यादा ब्लॉक प्रिंटिंग का ट्रेंड है, कपड़ों पे है। लाइक आपकी फ्रॉक्स बन रही है, वही ना जैसे कट की बात हो रही है कि जो आप शिफॉन पे कट दे सकते हैं वो आप सिल्क के ऊपर कट नहीं दे सकते, डिफरेंट फैब्रिक आपको चूज़ करना पड़ता है। अब आप जो ये ब्लॉक प्रिंटिंग्स है ये आप किस फैब्रिक पे आप कर सकते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, आपको देखना होता है। और सेकेंडली ये कि आपको कलर कम्बिनेशन की तरफ आना था। फर्स्ट पहले तो ये था कि आप गोल्ड जो है आप हर एक पे कर लेते थे, अब तो ये कि डिफरेंट कलर्स आ गए हैं ब्लॉक प्रिंटिंग में भी, कि आप फैब्रिक के ऊपर देते हैं तो वो बहुत अच्छी लुक देती है। उसके साथ अगर आप सीक्वेंस का, लाइक आप पार्टी वेयर भी अगर आप रेडी करते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग्स के साथ आप सीक्वेंस का भी थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। सही। तो ज़रा नादिया की तरफ बढ़ते हैं और ब्रेक पर मुझे जाना है, लेकिन मैं जाते जाते पहले ज़रा नादिया के पास जाऊंगी कि नादिया का काम कहाँ तक पहुँचा है। तो ज़रा चलते हैं और नादिया को फॉलो करते हैं कि नादिया का काम कहाँ है, और ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे और फिर नादिया के पास आएंगे वापसी में और डिज़ाइन देखेंगे। तो हम जहाँ पर बात कर रहे हैं ब्लॉक प्रिंट्स की और दीगर प्रिंट्स की, तो जनाब अब जो फैशन इंडस्ट्री है उसमें ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इन है आजकल कि आप हैंड पेंटेड जो ड्रेसेस हैं और बहुत सारी चीज़ें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफ़ी सारा काम बहुत ज़्यादा क्विकली हो चुका है। नादिया, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपसे जो है ना मज़ीद बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं। इन सब सवेरे पाकिस्तान। तो आज सब सवेरे पाकिस्तान में हो रही हैं बड़ी ज़बरदस्त बातें, फैशन ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है उससे आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और उसके बारे में आपको एजुकेट कर रहे हैं, ख़ुद भी सीख रहे हैं क्योंकि हमें तो नहीं पता, हम तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछेंगे। तो नादिया, मैं ले सकती हूँ कुछ दिखाएं कि कितना जो है ये बन चुका है। ये आप देखें तो काफ़ी हद तक ये इतना जल्दी से ये पैच बन गया बड़ा क्विकली, ये देखें। तो इसको आप देख सकते हैं
और ये कितना खूबसूरत जो है ना वो बना है। अब ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है? शर्ट्स पे आप बनवा सकते हैं, स्लीव्स पे शर्ट्स जहाँ पर भी आपका दिल चाहे आप वो आपके बॉर्डर पे आ जाता है, बिल्कुल ऐसे। तो ये इसमें कितना टाइम लगता है आपको? नादिया आ जाए जरा, कुछ डिजाइन आपके देखते हैं ना, तो ये पेंट्स कौन से होते हैं? ये उतरते नहीं है, धुल जाए कपड़े? बिल्कुल नहीं, वॉशेबल इजीली आप इनको लेकिन इस तरह नहीं, वॉशिंग मशीन में नहीं, सीधा अपने डेलिकेट थिंग्स को जिस तरह आप यूज करते हैं आप इसको उस तरह करवाएं, लाइक डेलिकेसी के साथ आप इसको वॉश कराएं। ये वेरेबल है, कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल कोई स्टोन्स वगैरह आप लेकर आई हैं? मैं फिरोजा मैं इनके बीच में स्प्रिंकल कराती हूँ, यहाँ जितना पॉसिबल था उतना तो मैं ले आई हूँ। थोड़ा सा इन फ्लावर्स के बीच में छोटे छोटे से बीज में ऐड करवा देती हूँ, जहाँ बीन्स होते हैं, बिल्कुल जहाँ एजेस होते हैं वहाँ एजेस पे भी वन स्प्रिंकल तो थोड़ी जरा एम्बेलिशमेंट भी हो जाती है उसकी जरा स्टोन्स के साथ। तो जरा कुछ बताएं, आपके कुछ डिजाइन है तो जरा वो भी देख लेते हैं कि कौन कौन से डिजाइन। ये जो मैंने खुद भी जो वेयर वो मेरा अपना ही है, वॉशेस मेरे जरा ज्यादा फेमस हैं। हाँ, ये हैंडमेड फाइल प्रिंट की डिजिटल प्रिंट है, लेकिन मेरी खुद की फाइल है। ये मेरे से ही मिलेगा डिज़ाइन आपको, क्योंकि मेरा खुद का, मेरे वॉशेस और ये चीज़ें ज़्यादा फेमस हुई जब से मैं एग्जीबिशंस और एग्जिबिट कर रही हूँ अपने काम को। ये चीज़ें तो ये जो है ये सारा हैंड पेंटेड, बिल्कुल। ये आप टॉप देख रही हैं, बिल्कुल। तो जो क्लाइंट्स आते हैं आपके पास तो क्या कहते हैं कि मुझे यहाँ पर ये चिड़िया बना दें, ऐसा है, कबूतर बना दें, पैरट्स बना। आजकल बड़ा जो है ना वाइब्रेंट प्रिंट्स इन है काफी ज्यादा, हमिंग बर्ड मैंने यहाँ बनाया हुआ है, लेकिन वो कलर के साथ जैसा जा रहा था, कलरफुल भी बनाती हूँ, लेकिन इस वक्त जैसा इसके साथ कॉम्बिनेशन जा रहा था और क्लाइंट की डिमांड के अकॉर्डिंग मैं वो फिर उसको ऑन डिमांड जो है आप करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो ये भी हैंड, ये भी टॉप एक नेक पे बना दिया इसको। यहाँ जाता था, आपको एक स्पैरो नजर आ रही होगी, ये स्पैरो है, साथ फ्लावर्स हैं, थोड़ा सा ये चीज करके ये भी हैंड पेंटेड मेरी शर्ट है। एक्सपेंसिव होते हैं रादर देन जो हम लोगों की रेंज में है, लोगों की रेंज वेरी इकोनॉमिकल, क्योंकि हम कहते हैं ना कि जनाब वो हैंडमेड होगा तो बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव है, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होगा। इंशाल्लाह लोगों की रेंज में जा रहा है। मेरे प्राइसेस बड़े मजेदार हैं, लोग अवेल करते हैं, उनको पसंद आते हैं। प्राइस रेंज मेरी इकोनॉमिक और क्वालिटी भी। मैं फैब्रिक कॉन्शियस थी, बिल्कुल। ये मेरा प्रिंट, आप ये कुर्ता एंड दुपट्टा, इस वक्त जैसे मैंने एक शॉल की हुई है, ये हमारा रॉ सिल्क मटेरियल, इसमें मैं 3 पीस जो है हम लोग ये वाला भी। तो आप क्या करती हैं कि जो हम बात कर रहे हैं कि आप डिजाइन्स लेके जाती हैं टेक्सटाइल डिजाइनर्स के पास और फिर उनको देती हैं कि वो प्रिंट करके, बिल्कुल फाइल्स बनाते हैं, मैं और हस्बैंड मिलके उनको कंपोज करते हैं, फैब्रिक चूज करते हैं अपना, और हम प्रिंटिंग सेक्शन में जाके अपने डिजाइंस को मैं प्रिंट करवाती हूँ। और फिर ये डिजाइन एक ही आपने फॉर एग्जांपल डिजाइन बनाया, ये प्रिंट आपने फाइल पे बना लिया, अब ये कितने प्रिंट्स जो है ना वो शर्ट्स के लिए या दुपट्टास के लिए निकले? दुपट्टा कितना कूल है इसका, ये देखिए। थैंक यू। और बड़ा अच्छा ये मुझे लगा है इस वक्त कि उसकी वजह देखें ये है कि दुपट्टा एक तो बहुत ज्यादा स्किप हो चुका है हमारे कपड़ों में से, ठीक है, अभी दो खुद ने लिया नहीं शॉल लेकिन आई जस्ट लव द दुपट्टा। और ये कट जो है ना बड़ा खूबसूरत है, ईस्टर्न भी है, थोड़ा वेस्टर्न भी है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। और साथ में दुपट्टा होने के साथ जो है ना वो एक ट्रेडिशनल लुक भी आ गई, बड़ी जबरदस्त, वेरी वेल डन। तो मेरा सवाल ये था कि कितने डिजाइन होते हैं? कितने डिजाइन? मैं अपने एक डिजाइन को बहुत ज्यादा कस्टमाइज काम जो है वो कस्टमाइज कर रही हूँ ना, तो बहुत ज्यादा प्रिंट चेंज कर देती हूँ अपने डिजाइन्स को। मैक्सिमम 20 to 25 सेट्स के बाद हम उसको चेंज कर देते हैं, फिर नेक्स्ट डिजाइन ले आते हैं। ठीक है, बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम समन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। समन, क्या सवाल है आपका? पहले मैं आपकी तारीफ करूंगी, आपका ड्रेस बहुत प्यारा, बहुत अच्छी लग रही है, ब्लू कलर बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे भी आपसे ड्रेस का एक गिफ्ट चाहिए। ड्रेस का गिफ्ट चाहिए? जरूर देंगे आपको, एक गिफ्ट का एक सेशन रखेंगे, फिर जरूर गिफ्ट करेंगे। अच्छा, ये मैं पूछ रही थी शॉल्स क्या है? ये बड़ा खद्दर शॉल्स, बिल्कुल देखें आप। ये खद्दर पे, एलिफेंट खद्दर पे, बिल्कुल मैंने भी वेयर भी किया। एलिफेंट बना हुआ है, दिखाते हैं सारा, ताकि वो ये एलिफेंट बना हुआ नजर। अच्छा, एनिमल्स बड़े ज्यादा इन लग रहे हैं मुझे, है ना? इसका भी बहुत ज्यादा फैशन है, फैशन में ये चीज बहुत लाइक इसको आप मैक्सी वे के बॉर्डर्स पे भी आप लेके आती हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, इंस्पायर्ड होता है ना, तो वो बहुत लेके आती हैं। तो लोग भी नेचर को पसंद कर रहे हैं, ये बड़ी मजेदार, ये फैशन में आ गए। पहले अम्मी जो है ना डांटती थी, क्या कपड़े पे जाना ये बने यहाँ तुम्हारे जना, ये जानवरों वाले बड़े कूल लगते हैं। नो डाउट अभी लोगों अवेयरनेस है, लोग लाइक करते हैं चीजों को, बिल्कुल बिल्कुल। पहले होता था कि नहीं पहनते एनिमल्स एंड बना हुआ
क्या करती हैं, पहले हाथ पे बनाती फाइल्स बनाती हूँ, हैंडमेड फाइल्स होती हैं पेपर पे। मैं कंप्यूटर फाइल समझ नहीं, जस्ट लाइक ड्रॉ करती है ना, पहले पेंसिल से स्टार्ट होता है मेरा काम, पेपर पे कलरिंग, प्रॉपर कलरिंग के साथ फाइल बना के फिर हम उस सेक्शन में जाते हैं जो डिजिटल उसके लिए होते हैं, वो अलग डिजाइन होते हैं, हैंडमेड जो है वो। अच्छा चलेंगे, तो अब ये आ गया आपके पास फाइल, अब क्या होगा इसके साथ? डिपेंड करता है कि वो क्या चाह रही हैं, फिर उनसे हम पूछेंगे आप क्या चाह रही हैं। उन्होंने एक फाइल बना ली कैनवस के ऊपर, अब वो दुपट्टा चाह रही हैं, उसकी शर्ट चाह रही हैं, वो क्या चाह रही हैं, उसकी रिपीट किस तरह सेट हो, डिपेंड करते हैं उनके ऊपर, उनकी डिमांड्स क्या हैं। जैसे वो कहेंगे हम उसके अकॉर्डिंगली फिर उसको एडजस्ट करेंगे। लेकिन कलर कॉम्बिनेशंस देखें ना, अब अगर फॉर एग्जांपल ये इन्होंने कैनवस पे बनाया होगा, बिल्कुल बनाया है, बिल्कुल खूबसूरत लग रही, कलर देखें आप बहुत क्लोज से आ रहे हैं। अच्छा, अगर इन्होंने ये डिजाइन बनाया होगा तो जैसे इन्होंने हाथ से बनाया तो कलर डिफरेंस तो बहुत आता है, कपड़े पे आने के बाद बिल्कुल डिफरेंट, तो झकमारी हो जाती होगी, लड़ाई हो जाती होगी डिजाइनर्स के साथ, ये तुमने क्या कलर कर दिए, तुम्हें चाहिए ही नहीं। मैनेज करना पड़ता है, आप कलर स्कीम्स बना के दिखाते हो, जरूरी नहीं है कि जिन्होंने जो कलर बनाया है उसी कलर के ऊपर आप आओ, अब आगे कलर स्कीम्स बना के दिखा देते हो कि ये फर्दर कलर स्कीम्स है, आप उनमें से कुछ चूज कर सकते हो। उसके अलावा प्रिंटिंग में ना हम पैचेस जो कलर आ रहे होते हैं ना, हम उसके कलर लेके एंड देन पैचेस छोटे छोटे वो उन्हें सैंपल फर्स्ट ऑफ ऑल तो बनता है ना, कोई भी अगर आप डिजाइन देते हैं पहले सैंपल बनता है, 2-3 कलर्स में सैंपल बनेगा, देन वो अप्रूव होगा, अप्रूव होने के बाद देन उसके ऊपर फिर वो तो ये आप सैम्पलिंग वगैरह अपनी कहाँ से करवाती हैं, या ये जो आप कंपनीज में जाना पड़ता है आपको, या ये भी पर्सनल सेटअप्स होते हैं? बहुत अच्छा कलर सैंपल जहाँ से आ जाता है मैं वहाँ डेफिनेटली मैं उस तरफ चली जाती हूँ और वहाँ से अपनी प्रिंटिंग करवा लेती हूँ। ये सेक्शन, ये काम और अलग लोग कर रहे हैं, अलग लोग कर सैम्पलिंग और उसकी बिल्कुल प्रिंटिंग सेक्शन अलग है, डिजाइनिंग अलग सेगमेंट है, देन प्रिंटिंग अलग सेगमेंट है, देन सैम्पलिंग अलग सेगमेंट, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है ना, हर एक का डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, इसको ऐसा पूछने की कोशिश करते हैं कि एक वाइट कपड़ा है, उसको यहाँ तक आने में क्या प्रोसेस होता है, ये इसको यहाँ तक बनने में? बिल्कुल ओवर टू यू रमशा। ओके, वाइट प्रो जो अगर कपड़ा लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं फैब्रिक क्या है, हमने अपनी मर्जी से फैब्रिक चूज कर लिया, क्वालिटी चूज कर ली, उसके बाद डिजाइन हमारी मर्जी का, या तो हमने टेक्सटाइल डिजाइनर से डिजाइन करवा लिया, ठीक है, हमसे, या वो खुद डिजाइन करके लाते हैं फैशन डिजाइनर्स के, हमें ये चाहिए, हम उसके बाद उसको स्कैन करते हैं, हम डिजिटली लेके जाते हैं, सबसे पहले उसे थोड़ा सा ट्रीट करते हैं, ठीक है, ट्रीट करने के बाद उसका सैंपल प्रिंट करके हम देते हैं अपने कस्टमर को, ठीक है, कि ठीक है ये रिजल्ट आ रहा है, आर यू ओके विद दैट? अगर वो आगे कहते हैं प्रूफ करते हैं कि ठीक है ओके, फिर हम क्या करते हैं कि मैस प्रोडक्शन की तरफ, क्योंकि उसकी जो प्रिंटिंग मशीन होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, उसकी तरफ ले जाते हैं, देन उसको हम पूछ लेते हैं कि उन्हें कितने यार्ड्स पे चाहिए, ठीक है, देन वो पर यार्ड के हिसाब से हम उन्हें प्रिंट करके देते हैं। ठीक है, आपका फेवरेट फैब्रिक कौन सा है? अगर हम उसकी बात करें, हैंड एम्ब्रॉयडरी है जो हैंड पेंट आप करती हैं, हर तरह के उसमें हो जाता है। नहीं, मेरा जो कंफर्ट लेवल और जो मुझे अच्छा वो मैं मटेरियल देखती हूँ रॉ सिल्क एंड कतान सिल्क के ऊपर, सही, वो सबसे ज्यादा मैं एंजॉय करती हूँ उसको, और उसमें रिजल्ट बहुत मजे का आता है। ये गायब तो नहीं हो जाते पेंट्स? पता लगे कि वन वॉश नहीं, ऐसा होता तो फिर मैं इसको छोड़ देती, मैं इसको ना करती ना। ठीक है, ये बिल्कुल आपने डेलिकेसी, ये जरूर मैं बार बार कहती हूँ कि उसको उस तरीके से बिल्कुल आप अपनी अच्छी चीजों को, प्यारी चीजों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। वो ये नहीं करना कि आपने कमीज जैसे ब्रश मार रहे हो जरा कह के प्रिंट गायब होके दिखा जाओ। अब नेक्स्ट ट्रेंड्स जरा आ रहे हैं, क्योंकि अब ऑलमोस्ट जनवरी एंड हो रहा है, फरवरी के बाद लॉन्च आना शुरू हो जाती हैं, तो डिजाइन टेक्सटाइल डिजाइनिंग में तो कपड़ा आई थिंक डिजाइन हो के निकल चुका होगा मार्केट में, क्योंकि अब तो समर्स का निकल चुका होगा, ये सारा अब नेक्स्ट विंटर्स पे और नेक्स्ट समर्स पे काम हो रहा होगा। हाँ, तो अब क्या इस दफा क्या होने वाला है? डिपेंड करता है, ऑब्वियसली डिफरेंट ब्रांड्स है, हर ब्रांड की अपनी थिंकिंग होती है, हर ब्रांड अपने अकॉर्डिंगली काम करता है, कुछ फ्लोरल्स के ऊपर जाएंगे, कुछ इंट्रिकेट मिनिएचर प्रिंट्स की तरफ जाएंगे, ऑब्वियसली कलर्स पेस्टल्स भी होंगे, ब्राइट भी होंगे, क्योंकि कस्टमर को अगेन वही वैरायटी चाहिए। बहुत से लोग ब्राइट कलर्स पसंद करते हैं, वो डल कलर्स नहीं पहनते। आपकी कलर कॉम्प्लेक्शन पे बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं, आपकी फिजिक्स के ऊपर बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली प्रिंट्स लेते हो। बहुत हेल्दी बंदा है वो बहुत बोल्ड प्रिंट नहीं लेगा, वो मिनिएचर की तरफ जाएगा। सो फ्यूचर में यही है, विंटर्स में मुझे लगता है कि लोग सॉलिड्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं विद एम्ब्रॉयडरी, लोग प्रिंट्स को प्रेफर नहीं करते हैं, लोग शॉल्स ले लेते हैं, साथ खद्दर की सॉलिड शर्ट्स ले लेंगे एम्बेलिशमेंट या एम्ब्रॉयडरी के साथ, लेकिन लोग प्रिंट्स की तरफ फोकस नहीं होता है। ठीक है, शहजाद हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शहजाद।
ओ शहजाद की कॉल ड्रॉप हो गई। तो अच्छा एक और बात मुझे बताएं कि जब हम समर्स की बात करते हैं, क्योंकि विंटर हम ऑलरेडी इतना डिस्कस कर चुके हैं और अब तो कपड़े पहन चुके हैं ना सारे विंटर्स के, समर्स में अगर अब जब स्टार्ट हो रहा होता है तो प्रिंट्स को इतना ज़्यादा क्यों कहा जाता है कि प्रिंट्स लाइट से इस्तेमाल करें, व्हाई नॉट प्लेन? देखिए, हमने समर्स में सिर्फ मोस्टली शलवार कमीज होते हैं। विंटर्स में तो हाँ ठीक है, हम जैकेट्स और बहुत कुछ पहने होते हैं। विंटर्स में मोस्टली प्लेन यूज़ कर चुके होते हैं। अगर हम समर्स में भी प्लेन यूज़ करते हैं तो हम बोर हो जाते हैं। ह्यूमन नेचर को है कि उसे डिफरेंस चाहिए होता है, वरना वो बोर हो जाता है। और ये बात इसी शो में पहले भी की थी एक दफ़ा कि ना मूड पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आप सैड हैं, आप थोड़ा शौक कलर पहनेंगे, आपका मूड चेंज होता है। ठीक है, बेसिकली हमारे ड्रेसेस से हमारा मूड, हमारा जो चेंज होता है। अगर हम बहुत साइड है, हम क्रिएटिव काम नहीं कर सकेंगे, हम कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं। अगर आपको लाइक काम करना है, ठीक है, एक्टिव होना है, तो आपको आपकी ड्रेसिंग भी वैसी रखनी पड़ेगी। बोरिंग ड्रेसिंग मींस इज इक्वल टू बोरिंग पर्सन, ठीक है ना। तो इसीलिए जब प्रिंट्स होते हैं, प्रिंट्स में बहुत सारे कलर्स आ जाते हैं, वो आपके मूड पे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसीलिए हम बहुत मज़े के प्रिंट्स और मज़े के कलर्स यूज़ करते हैं। समर में धूप होती है, हम बहुत शौक कलर्स भी नहीं यूज़ कर सकते, बहुत डार्क कलर्स भी यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए मोस्टली समर्स में पेस्टल्स यूज़ होते हैं। बट हम ह्यूमन है, हर एक का माइंड, हर एक की पसंद डिफरेंट होती है। तो इसीलिए हम डिज़ाइनर्स मार्केट में हर तरह का कपड़ा भर देते हैं। डार्क कलर्स भी होते हैं, लाइट कलर्स भी होते हैं, नियॉन भी आते हैं। हालांकि समर में ये कलर नहीं चलते। तो मोस्टली ये क्वेश्चन होता है कि जी समर में सिर्फ यही प्रिंट करना है, सिर्फ यही कलर यूज़ करना है। नो, जस्ट इमेजिन हमारे पास कोई डिफरेंट आ जाता है कस्टमर, वो कहते हैं नहीं मुझे नियॉन पिंक ही चाहिए। तो अब आप क्या करोगे कि उसे कहोगे नहीं हम पेस्टल्स पिंक करेंगे क्योंकि गर्मियों में सिर्फ पेस्टल्स चलता है? नो, नहीं। हम अच्छा, कॉम्बिनेशन भी आप कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन में आप बना सकते हैं ड्रेसेस को कि अगर आपने एक लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन रखना है तो वो गर्मी में अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, गर्मी में भी अच्छा लगता है। आप डे में भी आप कैरी कर सकते हैं, आप इवनिंग में आप डार्क कलर्स जो है वो कैरी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो देन आपको चाहिए होता है थोड़ा सा सॉफ्ट कलर और लाइट कलर हो, बट इट्स डजेंट मैटर कि आप डार्क कलर नहीं पहन सकते, ठीक है, अच्छे लगते हैं वो पहने हुए आपको। आई थिंक सो, मेरा अपना मानना है कि बहुत ज़्यादा अगर आप लाइट शेड भी यूज़ करते हैं ना लॉन में, तो एक दो वॉश के बाद उसका तो बस बुरा हाल हो जाता है। अच्छा, अब ये जो बात आ गई है, इसको कैसे लॉक करते हैं आप लोग के जनाब? बहुत सारे कपड़े हमने देखे हैं कि उसको बरस आप धो लें और इस्तेमाल कर लें, और ख़ासतौर पे ब्रांड्स में हमें ये चीज़ मिलती है कि आप वो कलर जो है वो टच से मस नहीं होता, और बहुत सारे ब्रांड्स में भी मिलता है और लोकल कपड़े में भी ये कंप्लेन आती है कि जनाब ये तो हमने 2-3 वॉश किए हैं इसको और जी ख़त्म हो गया है। इससे मैं बात करूँगी। हाँ जी बिल्कुल, आपसे भी बात करेंगे। चलें आप इसे एक लाइन आपका क्वेश्चन था ना, मैं ये बात करूंगी कि हम उस दौड़ में आ गए हैं, डिज़ाइनर डिज़ाइन कर रहा होता है बैठ के। आज हम जब वॉल्यूम 1, 2 ये मैं बात करूंगी ज़रूर इसके ऊपर कि इतना भागना शुरू हो गए हैं कि 1 मंथ के बाद आपको वॉल्यूम 2, 1 के बाद फॉरन 2 चाहिए। क्वालिटी कैसे लेके आएंगे हम? कैसे होगा? वो उसी डिज़ाइन को उठाएगा, थोड़ा सा इधर से उधर करेगा और वो ठीक सामने आपके ले आएगा और आप फॉरन के लिए यार वॉल्यूम 2 आ गया है, नदी तुम्हारा कब आएगा? ये बात मुझसे पूछी जाती है। मैंने कहा नहीं आएगा, समर होगा, मैक्सिमम समर में 2 टाइम्स और विंटर में 1 टाइम मैं डिज़ाइन करती हूँ। सिर्फ ये मैं बात कहूँगी क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है डिज़ाइन की, फैब्रिक की, वो इस तरह होगा कि आप इन वॉल्यूम्स की लाइफ से ये भीड़ चाल में जो लोग चले गए हैं वहाँ से थोड़ा सा मैं वहाँ इक्तिफा नहीं करती लोगों से। सही। अच्छा, मेरा मानना ये कि अगर फैब्रिक आपका अच्छा है ना, उसके ऊपर डार्क कलर भी बहुत अच्छा लगता है, और अगर आप समर में भी आप कैरी करेंगे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपका फैब्रिक अच्छा नहीं है, क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है, डार्क कलर का आप ड्रेस पहनेंगे तो बहुत बुरा लगेगा। अब ये कपड़े की पहचान कैसे हो अहमद कि कौन सा कपड़ा अच्छा है, या इस कपड़े पे से रंग उतरता हुआ हमें नहीं लगेगा, बाकियों से उतर जाएगा? कंपनीज जो होती हैं वो ऑब्वियसली उन्होंने अपनी प्राइसिंग भी करनी होती है, वो उसके अकॉर्डिंगली फैब्रिक को चूज़ करती हैं। ऑब्वियसली समटाइम आपको अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने प्राइसेस कम रखनी है, और समटाइम वो अच्छी प्राइसेस रखेंगे तो ऑब्वियसली उसका बजट आउट होगा। कस्टमर पे डिपेंड करेगा कि वो जा रहा है, उसको पता है, कस्टमर हमारा बहुत अवेयर है, उसको पता है कि फैब्रिक कितना टाइम चलेगा, तो उसने अपने अकॉर्डिंगली, उसने अपने बजट के अकॉर्डिंगली लेना है कि मुझे किस बजट के अंदर मुझे लेना है। ऑब्वियसली जो फैब्रिक बहुत अच्छा है, उस पर प्रिंटिंग अच्छी है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, वो उसकी रेंज में नहीं आएगा, तो उन्होंने फिर अच्छी प्रिंटिंग, अच्छे डिज़ाइन लो फैब्रिक के ऊपर भी लगाने हैं ताकि कस्टमर वो भी अवेल करे, जिनको ख्वाहिश है ब्रांड्स पहनने की या पहनने की, वो उसको पहन के यूज़ कर लें एटलीस्ट। तो ये अब कस्टमर को पता चल जाता है कि फैब्रिक अच्छी क्वालिटी का है नहीं है, क्योंकि आपके पास ब्रांड्स में आपको हर किस्म का फैब्रिक मिलेगा, आप बाउंड नहीं हो।
आपको लो क्वालिटी भी मिलेगा, दो क्वालिटी में, प्योर में और सिंथेटिक में आता आपको है, मिलेगा, दोनों क्वालिटी प्योर मिलेंगी। क्वालिटी आई थिंक सो 100% प्योर होती है, इसलिए वो बहुत अच्छा होता है और इसी तरह Expensive भी उसका होता है वो। एक्सपेंसिव होता है भी बहुत होता है, ज़्यादा। yes, सिंथेटिक में भी 2 से 3 तरह के आते हैं, A B C ग्रेड, ठीक है। तो उन ग्रेड्स को अब ये देखना होता है, C ग्रेड ऑब्वियसली बहुत सस्ता मिलेगा आपको, local लेकिन market उस पर जो में प्रिंटिंग है वो 1-2 वॉश के बाद खत्म। Exactly. A ग्रेड में प्रिंटिंग स्टे करेगी, वो कुछ हिसाब मतलब कुछ लेवल तक प्योर के करीब तर होता है, Very strong point. ठीक है। और वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि ठीक है मैंने ड्रेस थोड़ा लॉन्ग टर्म पहनना है तो आप A ग्रेड का फैब्रिक लो या प्योर में चले जाओ। अच्छा, ये जो लोकल मार्केट में फैब्रिक मिल रहा होता है, वो जो हम कह रहे होते हैं कि थान मिल रहे होते हैं और शर्ट बना ली, प्लेन ट्राउजर्स बना लिए, ये भी टेक्सटाइल डिजाइनर से डिजाइन कर रहे होते हैं या ये सब कॉपी हो चुके होते हैं, पुराने डिजाइन होते हैं, क्या ये किस तरह मार्केट में आ जाता है? रेप्लिकास भी होते हैं, प्योर भी होते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं मिल्स वाले जिन्होंने अपने पर्सनल टेक्सटाइल डिजाइनर बिठाए हुए होते हैं, ठीक है। वो ऑब्वियसली थानों में प्रिंट करके मार्केट में देते हैं, वो आपको बेशक किसी लोकल मार्केट में मिल जाए या कहीं और अच्छी मार्केट में, वो एक टेक्सटाइल डिजाइनर ने प्रिंट किए हैं, वो अच्छे प्रिंट्स हैं। और कुछ होते हैं कि वो उसी को उठा के स्कैन करके एंड देन प्रिंट कर लेते हैं, वो रेप्लिका, बट वो ब्लर हो जाते हैं। क्वालिटी का आपको आइडिया हो मार्केट से जाएगा। अगर आप कपड़ा ले रहे हैं, क्या पहचान होगी कपड़े की कि ये अच्छा है? सबसे पहले तो वैसे खवातीन को तो पूरी पहचान होती है कपड़ा, सबसे बहुत पहचान होती है। बहुत आप देखिए सबसे पहले पता है कैसे देखा जा रहा होता है, वो सबसे पहले हमारे ऑब्वियसली फील, सबसे पहले तो आप देखते हो देखने में कैसे, उसकी शाइन कैसी है, लुक कैसी है, रफ तो नहीं है, उसके बाद आप फील करते हो उसको। अगर वो थोड़ा रफ है, इसका मतलब वो थोड़ा सा BC में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मगर जरूरी नहीं कि अगर रफ है तो खराब कपड़ा है, अक्सर प्योर कपड़े भी रफ होते हैं, ठीक है। तो सेकंड में हम देख लेते हैं रफ है या स्लाइट है। उसके अलावा आप अपने पास माचिस या लाइटर रखें, नहीं हाँ ट्रस्ट मी, इतना सा फैब्रिक लेके एग्री करूंगी, हर कोई ना रखे, करना है वो रखे, दुकानदार धोखा देते हैं, ऐसा लगेगा दुकानदार धोखा देते हैं, मैम प्योर है, मैम प्योर है, एंड ट्रस्ट मी वो दिखने में समटाइम्स प्योर लगता है, थोड़ा सबको पता होना चाहिए कि किस तरह करना है। सब ना रखें। आई थिंक सो खवातीन जो यूज करती है फैब्रिक यूज करती है, जो अच्छा फैब्रिक पहनने वाली खवातीन है, उन्हें वो जान लेती है, वो जान लेती है ये प्योर है जान लेती है, बट जिन्हें नहीं पता माचिस वगैरह जलाने की जरूरत नहीं, जान लेंगी वो। बट मैंने आपको तीनों तरीके बताए, ये शिफॉन है, ये लॉन है, ये ओरिजिनल वाली, वो कैसे मेरे सामने फैब्रिक आता है, मैं एक नजर में हमें तो पता चल जाएगा, लेकिन लोकल मार्केट में प्रोफेशनल एग्जैक्टली, लेकिन प्रोफेशनल से कम नहीं है। अहमद को तो कुछ कह रहे थे, अहमद कंप्यूटिंग रिमार्क्स, नहीं मैं यही बात कर रहा हूँ, फंस गया बेचारा। मैं यही बात कर रहा हूँ, खवातीन को बहुत अवेयरनेस होगी, वो फैब्रिक देख के आपको जज कर लेंगी ये क्या फैब्रिक है और कैसे है। ठीक है, तो आज का जो शो यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। बड़ा मजा आया, बड़ा कलरफुल था और साथ साथ बड़ा इंफॉर्मेटिव था, और साथ साथ बस इसी बात के साथ काम करूँगी कि माचिस लेके खुदा ना जाए और जो है ना अपनी पसंद के बहुत सारे कपड़े बनाए, लेकिन बजट फ्रेंडली बनाए, ताकि ना पैसे ज़ाया हों और ना जो है ना वो आपकी एफर्ट ज़ाया हो, और आप और बहुत सारे कपड़े पहन सकती हैं उसी बजट के अंदर। सो इसी नोट के ऊपर आज के शो का इख्तिताम करेंगे, और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।